हेलो दोस्तों, जो भी स्टूडेंट इस चैनल से जुड़े हैं और चाहते हैं फ्री में कोर्स करें बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम एवं अलग अलग डिपार्टमेंट का, तो आप सभी को पता होगा इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कोर्स लाया गया है 2026 के लिए। 2026 के लिए जो है बिल्कुल फ्री में कोर्स लाया गया है। जो अभी जो है बीएससी नर्सिंग का सुबह 7:15 में क्लास चलती है और आपका पैरामेडिकल का जो है क्लास एएनएम, जीएनएम एवं पैरामेडिकल डेंटल का 1:15 में क्लास चलती है। 1:15 में क्लास चलती है, 1:15 पीएम में जो है क्लास चलती है। 1:15 पीएम में जो है क्लास चलती है दोपहर को, और यह जो है डेली क्लास चलती है। तो आप सभी का एक ही उम्मीद रहना चाहिए, फ्री में कोर्स मिल रहा है तो जरूर जुड़ने का। और बीएससी नर्सिंग वाले जितने भी स्टूडेंट हैं इस चैनल से जुड़ करके बेहतरीन तरीक़ा से क्लास कर सकते हैं। आज की क्लास जो है रात में होगी। आज की क्लास जो है रात में होगी, जो आप सभी के लगभग 8:15 से शुरुआत हो जाएगी। जो महामैराथन क्लास जो होती है लगभग डेली आप सभी को, यानी कि जब जब आप सभी को मिलेगा महामैराथन क्लास, वो कितना बजे से होगी? 8:15 से होगी रात को, और आप सभी के लिए बेहतरीन होगी। आप सभी के लिए बेहतरीन होगी। जो भी स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, वो महामैराथन क्लास में आज के लेक्चर में क्या आप सभी को मिलने वाले हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जिसमें आप सभी को ये जो 150 बाय 150 क्वेश्चन लिखा गया है, ये क्वेश्चन नहीं होगी। आज जो है थ्योरी क्लास होगी। आज जो है थ्योरी क्लास होगी। थ्योरी क्लास होगी जल्द ही। ये तीनों चैप्टर से, चैप्टर फिजिक्स 1 के चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री 1 के चैप्टर और बायोलॉजी 1 के चैप्टर से 50 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन लाया जाएगा। 50 क्वेश्चन लाया जाएगा तीनों से, और आप सभी के लिए बेहतरीन होगा। अगर आप सभी बेहतरीन तरीक़ा से कोर्स करते हैं तो बेहतरीन तरीक़ा से इस चैनल के माध्यम से दिया भी जाएगा, एक कंटेंट के साथ कॉन्सेप्ट। अगर आप सभी को कॉन्सेप्ट मिलता है तो आप सभी कोशिश रहे, एक ही कोशिश रहना चाहिए कि आप सभी डेली लेने का कोशिश करें वो कॉन्सेप्ट। तो ये जो महामैराथन क्लास है, आज की क्लास आप सभी के लिए बेहतरीन होगी, जिसमें आप सभी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी का थ्योरी क्लास करने जा रहे हैं। थ्योरी क्लास करने जा रहे हैं। जल्द ही आप सभी थ्योरी क्लास ख़त्म होने के बाद, महामैराथन थ्योरी क्लास ख़त्म होने के बाद आप सभी को मिलेगा 150 बाय 150 का क्वेश्चन जो आपका जितना थ्योरी क्लास में पढ़े रहेंगे वो 50 क्वेश्चन मिलेगी। तो आप सभी कोशिश, एक ही उम्मीद रहना चाहिए, इस चैनल के माध्यम से जुड़ जाए और डेली क्लास करने का कोशिश करें। 8:15, 7:15 सुबह, 1:15 दोपहर, रात को 8:15 में जब महामैराथन क्लास आएगी तब होगी। लेकिन सुबह और दोपहर का क्लास सेम रहेगी, डेली रहेगी। दोपहर को पैरामेडिकल, एएनएम, जीएनएम के बारे में क्लास लिया जाता है, और सुबह को सिर्फ बीएससी नर्सिंग का और एम्स का भी तैयारी करते हैं और चाहते हैं कि एम्स का भी क्वालिफाई करे, तो उनका भी सिलेबस आपके साथ जल्द ही शेयर किया जाएगा, और उसका भी आप सभी को अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा कि आप सभी को कौन सा क्लास करना होगा, दोपहर वाले क्लास या सुबह वाले क्लास। और सुबह वाले क्लास तो अभी तक में बहुत हो गया है, तो आप सभी का मैनेज कैसा होगा, तो आप सभी को पूरी तरीक़ा से जानकारी दे दिया जाएगा। जो भी स्टूडेंट एम्स का तैयारी करते हैं वो सारे स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ जाएंगे। एम्स बीएससी नर्सिंग, एम्स बीएससी नर्सिंग 2026 के लिए बिल्कुल फ्री में कोर्स करना चाहते हैं, महामैराथन क्लास करना चाहते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना चाहते हैं, या थ्योरी क्लास करना चाहते हैं, या टॉप 30 to 100 क्वेश्चन करना चाहते हैं, तो इस चैनल के माध्यम से इतना कंटेंट मिलेगी। तो आज की क्लास सबसे पहले शुरुआत किया जाएगा फिजिक्स का, इसके बाद केमिस्ट्री का, इनके बाद बायोलॉजी का। इनके बाद बायोलॉजी का, जिसमें फिजिक्स का पूरा सिलेबस पूरा थ्योरी समाप्त हो जाएगी एक चैप्टर का, तब केमिस्ट्री का शुरुआत किया जाएगा, तब बायोलॉजी का शुरुआत किया जाएगा एक चैप्टर, जिसमें आप सभी को पूरी डिटेल से बताया जाएगा कि फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर में फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स का जो है परिभाषा क्या होती है, फिजिक्स में जो होती है आपका फर्स्ट चैप्टर जो है मेजरमेंट का, उसमें कैसे आप सभी जान सकते हैं उनमें बेहतरीन तरीक़ा से। केमिस्ट्री का जो है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इनको कैसे आप सभी समझ सकते हैं। बायोलॉजी में है डाइवर्सिटी चैप्टर, ये कैसे आप सभी समझ सकते हैं। तो इन सारे बातों पे, इन सारे नॉलेज आप सभी को ये महामैराथन क्लास में लगभग आप सभी ये महामैराथन जितना देर चलेगी उतना देर आप सभी को अटेम्प्ट करना है डेली। यानी कि जब जब महामैराथन क्लास चलेगी रात को 8:15 में चलेगी, तो आप सभी का एक ही उम्मीद रहना चाहिए, ये जो आप सभी को मिल रहा है इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में कोर्स, और बिल्कुल फ्री में आप सभी के साथ स्टडी दिया जा रहा है, तो आप सभी का एक ही उम्मीद रहना चाहिए जुड़ जाने का और अपने दोस्तों तक शेयर करने का। तो चलिए शुरुआत करते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का थ्योरी क्लास।
हेलो दोस्तों, जो भी बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बेहतरीन क्वेश्चन आप सभी के सामने रखने जा रहे हैं, जो आपको कैसे चलने वाला है। चैप्टर वाइज थ्योरी लेके आएगा, इसके बाद टॉप 5000 क्वेश्चन आप सभी को करवाया जाएगा। हर वह चैप्टर से लगभग मिला करके 5000 प्लस करवाया जाएगा। मतलब आप सभी को हर वह चैप्टर से क्वेश्चन आएगी और हर सब्जेक्ट से आएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से आने वाली हैं। क्या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों से आने वाली हैं। यह जो क्लास होने वाली है ये झारखंड, यूपी, बिहार कहीं से भी है, आपसे एमपी से हो या कहीं से, दिल्ली से हो, कहीं से हो और बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए ये है। और बात करें बीएससी नर्सिंग का, तो बीएससी नर्सिंग का वैकेंसी आया है, जिनके लिए इस चैनल पे वीडियो भी बनाया गया है। जिनके पास 3 इयर्स का डिग्री कोर्स है वो आप सभी अप्लाई कर सकते हैं। तो जाके देखिए और आप सभी किसी को कंप्लीट हो गया है तो उनको शेयर कीजिए। तो बात करें इसमें चैप्टर वाइज थ्योरी चलेगा, 5000 प्लस क्वेश्चन करवाया जाएगा। PYQ पिछले ईयर का करवाया जाएगा, पिछले 5 वर्षों का। इनके बाद फ्री में PDF मिलेगा। ये सारे PDF अबाउट सेक्शन में ग्रुप है, उस ग्रुप में जुड़ जाइए, आप सभी को वहीं पे ये PDF मिलेगा। और डेली जो है ना, जब एग्ज़ाम से पहले आएगी तो जितना क्वेश्चन करवाया जाएगा 5000 उन पर टेलीग्राम क्यूज होगा, जिससे आप सभी को कोई भी क्वेश्चन भूल नहीं पाइएगा। क्या कोई भी क्वेश्चन भूल नहीं पाइएगा, आप सभी को याद रहेगा। ये जो फर्स्ट चैप्टर है, क्या फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम है फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। क्या फिजिकल वर्ड एंड मेजरमेंट। तो इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। आज थ्योरी देखने वाले हैं, आज थ्योरी देखने वाले हैं। क्या देखने वाले हैं? आज थ्योरी देखने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर का थ्योरी। इनके बाद 30 क्वेश्चन पे आप सभी को प्रैक्टिस करवाया जाएगा। जो पढ़े रहिएगा उसी से क्वेश्चन आएंगे और PYQ करवाया जाएगा। तो आप सभी को विश्वास होगा कि हाँ, जो पढ़े थे वही हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले भौतिकी जगत क्या होता है, फिजिकल वर्ल्ड क्या होता है, यह अध्ययन करना पड़ता है प्रकृति के बारे में। क्या प्रकृति के बारे में, और जितने अपने समाजों में घटना घटती हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है फिजिकल वर्ल्ड से। इनके बाद भौतिकी विज्ञान क्या होती है, यह वह विज्ञान की शाखा है जिसमें प्राकृतिक और प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। जो घटना घटती हैं उसका अध्ययन किया जाता है। इसका उद्देश्य रहता है प्राकृतिक में होने वाली घटना को समझना। क्या इसका उद्देश्य क्या रहता है भौतिकी विज्ञान का? जो प्राकृतिक में घटना घट रही है उनके उद्देश्यों को समझना और उनको मूलभूत नियमों के आधार पे बांटा गया है, यानी कि समझाया गया है कैसे कैसे इसको समझ सकते हैं भौतिकी को। तो चलिए इनसे आगे देखते हैं। तो इनके बाद देखने को मिलेगा भौतिकी का कार्यक्षेत्र। भौतिकी यानी फिजिकल जो है ये कैसे कैसे कार्यक्षेत्र अपने एरिया में करती हैं। तो इसमें स्थूल माइक्रो और माइक्रो इसको बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो ऐसे लिखा जाता है। ये माइक्रो ऐसे ये लिखा जाता है। इसमें ये माइक्रो ऐसे लिखा जाता है ये, ठीक। तो यहाँ पे देखिए माइक्रो और माइक्रो दोनों प्रकार के कार्यक्षेत्र शामिल हैं। क्या दोनों प्रकार के कार्यक्षेत्र शामिल है? और स्थूल और सूक्ष्म का मतलब क्या होता है, माइक्रो और माइक्रो के मतलब क्या होता है, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। ये जो कार्यक्षेत्र 2 तरह का होता है, ये दोनों तरह का किस तरह से यूज किया जाता है अपने प्राकृतिक में, तो चलिए देखते हैं। ये जो आप सभी को देखने को मिल रहा है, ये जो स्थूल जो देखने को मिलता है जिसको माइक्रो बोलते हैं, इनमें यांत्रिकी, ऊष्मागतिकी और प्रकाशीय विद्युत गतिकीय जैसी विषय में शामिल है। इसमें जो है ना ऊष्मागतिकीय जिसको थर्मोडायनामिक्स बोलते हैं, इनके बाद प्रकाशीय यानी कि जो किरणें होती हैं वो, और विद्युत गतिय, ये इन सारे बातों की अध्ययन इसमें करते हैं स्थूल मन, मतलब फिजिक्स में जितने कार्यक्रम होते हैं वो। इनके बाद सूक्ष्म कार्य क्षेत्र में देखिए क्या क्या घटना होती है। इसमें परमाणु, अणु और नाभिकीय के स्तर पे होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं। सूक्ष्म मतलब किसी के अंदर क्या मौजूद रहता है, यानी कि किसी का नाभिक के अंदर जैसे प्रोटॉन न्यूट्रॉन रहता है, उसी तरह किसके अंदर क्या मौजूद रहता है। जैसे हर शरीर के बॉडी पे इलेक्ट्रॉन चार्ज लगते रहता है हमेशा, कोई भी पार्टिकल रहता है उस पर धूल आता है तो उस तरह से अपना कार्यक्षेत्र निभाता है। तो इसमें यह अध्ययन करना पड़ता है। यह प्राकृतिक मूलभूत में भौतिक का मूलभूत
प्राकृतिक में मूलभूत बल भौतिकी के 4 मूलभूत होते हैं। कितने? भौतिकी का जो है 4 भागों में प्राकृतिक में डिवाइड किया गया है। तो किस तरह से बल को बांटा गया है, यानी फोर्स को बांटा गया है, फोर्स को कितने तरह से बांटा गया है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला है गुरुत्वाकर्षण बल, इनके बाद है विद्युतीय चुंबकीय बल, इनके बाद है प्रबल नाभिकीय बल, इनके बाद है दुर्बल नाभिकीय बल। और एक बात और, आप सभी को चाहिए ये पीडीएफ इंग्लिश में, और इंग्लिश में भी क्लास चाहिए, तो आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं। और ये जो पीडीएफ जो है ना, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और जो स्टूडेंट चाहते हैं सिर्फ इंग्लिश में भी आए और हिंदी में भी आए, दोनों साथ में आए या दोनों अलग अलग आए, तो आप सभी कमेंट करिए, आप सभी के लिए लाया जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में, और दोनों में क्लास चलेगी, लेकिन आप सभी को कमेंट करना होगा तब क्लास आएगी। लेकिन वैसे हिंदी में ही आने वाली है, जब तक आप सभी कमेंट नहीं करिएगा तब तक इंग्लिश में आएगा नहीं। तो दुर्बल नाभिकीय बल होता है चौथा। और ये चारों का अध्ययन देखते हैं किस तरह से करते हैं। जैसे आप सभी पहले से पढ़े होंगे, गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। ये सबसे कमजोर बल होता है। ये क्या होता है? सबसे कमजोर बल होता है, लेकिन इनकी परास अनंत होती है। आप सभी पढ़े होंगे परास क्या होता है, और इनका जो परास होता है गुरुत्वाकर्षण बल का परास, ये बहुत ज़्यादा हाई होती है। विद्युतीय चुंबकीय बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? यह गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे बहुत अधिक मजबूत होती है। क्या ये गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत ही अधिक मजबूत होती है, ठोस होती है, और इनकी परास भी अनंत होती है। परास जो है इनका भी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि फास्ट वर्किंग करता है। इनके बाद देखा जाए प्रबल नाभिकीय बल, जिसको स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। क्या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। ये जो होता है सबसे मजबूत बल होती है, लेकिन इनका परमाणु नाभिक के भीतर कार्य करता है। ये जो है परमाणु नाभिक के भीतर कार्य करती है। प्रबल नाभिकीय बल जो होता है परमाणु के नाभिक के भीतर कार्य करती है, और इसकी परास जो होती है बहुत ही कम होती है। क्या होती है? बहुत ही कम होती है। और दुर्बल नाभिकीय बल, वीक न्यूक्लियर फोर्स क्या होती है? वीक न्यूक्लियर फोर्स यह होती है कि इनका नाभिक में प्रक्रिया जैसे बीटा छाया प्रकट होती है। क्या बीटा छाया प्रकट होती है? को क्या होता है प्रकट? बीटा किरणें आप सभी पढ़े होंगे, वही प्राप्त होती है, प्रकट होती है, मतलब निकलती है दुर्बल नाभिक के बल से। इनके बाद संरक्षण के नियम कितने तरह से होता है? संरक्षण का नियम कितने तरह से होता है? भौतिकी में महत्वपूर्ण संरक्षण का नियम होता है, यानी अलग अलग तरह के संरक्षण का नियम होता है। सबसे पहला जो होता है ऊष्मा संरक्षण होता है, रेखीय संवेग संरक्षण होता है, कोणीय संवेग संरक्षण होता है, और आवेश संरक्षण होता है। ये 4 तरह की होती है। और ऊष्मा संरक्षण की क्या होती है, इनके बारे में चलिए अध्ययन करते हैं। ऊष्मा संरक्षण, रेखीय संरक्षण, कोणीय संवेग संरक्षण और आवेश संरक्षण, ये सारे के बारे में चर्चा करने वाले हैं, तो आप सभी लास्ट तक जुड़े रहिएगा। अगला टॉपिक मात्रक एवं मापन। क्या मात्रक एवं मापन, इसके नीचे लिखा गया होगा। तो ये सबसे पहले देखा जाए मात्रक एवं मापन, इनके बाद ये ऊपर का जो पढ़े हैं इनके अंदर का बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले ये देख लीजिए। यह अध्याय बताता है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए महत्व कितना होती है, ये बताती है, और इसके कुछ नियमें होती है। इनका जो होते हैं मात्रक और मापन का कुछ नियम होता है, यूनिट एंड मेजरमेंट का कुछ नियम होते हैं। तो देखिए, मापन किसी भी भौतिक राशि को तुलना निश्चित अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृति मानक करना है। मतलब आप सभी समझिए, मापन क्या होती है, ये अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृत किया गया है कि मापन की तुलना निश्चित तौर पे होती है फिजिक्स में, निश्चित तरह से। आगे देखा जाए मात्रक, यूनिट क्या होती है। क्या यूनिट क्या होती है? यूनिट किसी भी भौतिक राशि की व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहले आंकिक मात्रा और दूसरा मात्रक। आंकिक को क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू, और मात्रक को यूनिट बोलते हैं। किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, आंकिक मान और मात्रक, जिसको यूनिट बोलते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसको नंबरिंग बोलते हैं। तो देखिए, मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली ऐसा सिस्टम कितना होती है आप सभी को पता है, 7 होती है। तो किस तरह से होती है, इनको आप सभी को याद रखना होगा, इससे आप सभी को क्वेश्चन भी आने वाली है। यह मात्रकों की संख्या अंतर्राष्ट्रीय रूप से स्वीकृति प्रणाली में 7 मूल मात्रक होती है। लंबाई का मीटर होता है, द्रव्यमान मास का किलोग्राम होता है,
और इनके बाद समय टाइम का देखा जाए तो सेकेंड होता है। इनके बाद विद्युतीय धारा का, विद्युत इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, एम्पियर होता है। इनके बाद तापमान का देखा जाए जिसको टेम्परेचर बोलते हैं, केल्विन होता है। इनके बाद पदार्थ का मोल, एटम ऑफ सब्सटेंस का क्या होता है, मोल होता है। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडला होता है, क्या होता है, कैंडला। ये आप सभी को तैयारी करना होगा, याद करना होगा। इनके बाद अगला देखा जाए विमीय विश्लेषण यानी डायमेंशनल एनालिसिस किस तरह से किया गया है, चलिए देखते हैं। इसका उपयोग भौतिक समीकरण को शुद्धता की जांच करने के लिए भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए किया जाता है। मतलब आप सभी समझिए कि कोई भी चीज़ को अगर शुद्ध रूप से किसी को देते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए 5 केजी किसी को अनाज देते हैं, तो किस तरह से नापेंगे, किस तरह से तोलेंगे, वही डायमेंशनल की शुद्धता हुआ। क्या, यही समीकरण का शुद्धता हुआ। जांच कर देना चाहिए कि उसको हाँ 5 केजी दे रहे हैं। भौतिक राशियों के बीच का संबंध स्थापित किया जाता है विमीय विश्लेषण, डायमेंशनल लेस एनालिसिस। मापन में त्रुटियाँ, एरर, अगर कोई भी चीज़ मापते हैं और उसमें त्रुटियाँ आ जाता है, मेजरमेंट इन एरर इन मेजरमेंट, कोई चीज़ को मेजर करते हैं और उसमें एरर आ जाती है यानी कमियाँ आ जाती हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होती है। मापन में होने वाले अशुद्धियाँ या त्रुटि, यह एक निश्चित त्रुटि, सापेक्ष त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि तीनों तरह से शामिल होकर के आप सभी को डिस्टर्ब करने वाले। मतलब कोई चीज़ को जांच करते हैं तो अलग अलग तरह से देखने को मिलता है उसमें अशुद्धियाँ यानी त्रुटि। ठीक, ये इसमें जो है त्रुटियाँ ये तीन तरह से आ सकती है, निरपेक्ष रूप से, सापेक्ष रूप से और प्रतिशत त्रुटि रूप से। इनके बाद देखा जाए समर्थक अंक, जिसको सिग्निफिकेंट फिगर बोलते हैं। और ये समर्थक अंक मापने की विशेषणीय अंक होती हैं, मापने में विशेषणीय अंक होती हैं जिन्हें किसी भी मान को सटीकता को दर्शाती हैं। क्या, सटीकता को दर्शाती हैं और इसका उपयोग किया जाता है भौतिक कार्यक्षेत्र में। क्या, भौतिक कार्यक्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। समर्थक उनका जो आता है ये मापने की सटीकता को दर्शाती है। सिग्निफिकेंट फिगर यानी कि किसी भी चीज़ को ना मापते हैं तो उसको सटीकता यानी कि कम दिखाती है। भौतिक कार्यक्षेत्र स्थूल, जो आप सभी पढ़ लिया, माइक्रोस्कोपिक, इसमें बड़े पैमाने पर घटना होने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे पत्थर का गिरना, ग्रहों की गति और ऊष्मा का प्रभाव। जैसे वहाँ पे पढ़े थे ऊष्मा प्रकाशीय यानी थर्मोडायनामिक्स, प्रकाश का व्यवहार, किरणें, ये सभी आप सभी पढ़ लिया। यांत्रिक ये नहीं पढ़े हैं, तो ये देखिए यह न्यूटन के गति के पर आधारित है। यांत्रिकी जिसको मैकेनिक्स बोलते हैं, ये न्यूटन की गतियों पर आधारित है। पिंड के गति और उनमें लगने वाले बलों में अध्ययन करती है, यानी पिंड पे कितना पिंड कैसे गति कर रहा है और उन पे क्या कितना बल लग रहा है, उनके बारे में अध्ययन मैकेनिक्स में किया जाता है। यांत्रिकी में किया जाता है। क्या, यांत्रिकी में किया जाता है पिंड पे कितना फोर्स लग रहा है और लगने वाला जो होते हैं गति कितना स्पीड से चल रही है, उनके बारे में, यांत्रिक के बारे में, यांत्रिक में जो है ये बात पढ़नी पड़ती है। न्यूटन का गति का नियम यूज होता है। और इनके बाद देखिए और कैसे यूज होता है, तो आप सभी को पता चलता होगा। कोई भी पिंड स्थिर है और वो गति में हुआ और उन पे कोई बल लगा, तो वह पहले विरामावस्था में था, गति पे बल लगा तो वह स्पीड में आया, तो उसमें बल लगाया गया, तो ये हुआ एक न्यूटन का नियम। और ऊष्मागतिकी है, थर्मोडायनामिक क्या होता है, थर्मोडायनामिक में ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा के बीच संबंध समझनी पड़ती है। यानी कि ऊष्मागतिकी, थर्मोडायनामिक्स में ऊष्मा के बारे में पढ़ना पड़ता है, कार्य के बारे में पढ़ना पड़ता है, ऊर्जा के बारे में पढ़ना पड़ता है। ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, कार्य कैसे किया जाता है और ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है, इन तीनों के बीच समझनी पड़ती है, पढ़नी पड़ती है ऊष्मागतिकी में। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ऊष्मागतिकी बहुत बड़ा चैप्टर है। अगर आप सभी नीट करना चाहते हैं उसमें ये चैप्टर बहुत ही बेहतरीन से पढ़ना पड़ता है, लेकिन अगर आप सभी बीएससी नर्सिंग करते हैं तो इसमें भी बहुत बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ना पड़ेगा। इससे फार्मूला याद करना पड़ेगा, इसका थ्योरी पढ़ना पड़ेगा, बहुत ही बेहतरीन तरीक़ा से इस चैनल के माध्यम से लाया भी जाएगा। तो आप सभी अभी इसका चैप्टर भी है थर्मोडायनामिक्स, आप सभी देखे होंगे। सिलेबस अभी तक आप सभी नहीं देखे हैं तो सिलेबस जाके देखिए, सिलेबस में थर्मोडायनामिक है, थर्मोडायनामिक में बढ़िया क्वेश्चन करवाया जाएगा और थर्मोडायनामिक को बढ़िया समझाया जाएगा, सारा फार्मूला दिया जाएगा और फ्री में सारा कुछ मिलेगा। आप सभी को टेंशन लेने की बात नहीं है। 2026 में जो भी स्टूडेंट एग्ज़ाम देगी उनके लिए यह फ्री कोर्स है।
इनके बाद देखा जाए विद्युतीय गतिकीय, क्या इलेक्ट्रोडायनामिक, यह आवेश और चुंबक के कारण होने वाले विद्युत और चुंबकीय प्रभाव में अध्ययन करती है। यानी कि विद्युतीय गतिकीय जो होता है इलेक्ट्रोडायनामिक, इसमें जो होती है आवेश और चुंबक के कारण होने वाले विद्युतीय चुंबकीय के प्रभाव में क्या होता है बदलाव, उसके बारे में अध्ययन करना पड़ता है। अगर इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित हो रहा है तो उसमें आवेश जाएगा ही, और चुंबकीय के कारण विद्युत ध्रुव होगा उत्पन्न, इलेक्ट्रोडायनामिक होगा उत्पन्न, गतिकीय होगा उत्पन्न। तो इनके बारे में अध्ययन करना पड़ेगा। इलेक्ट्रोडायनामिक का भी चैप्टर है उसमें, और ऑप्टिक्स का भी चैप्टर है, वो उसमें ये पढ़ेंगे पूरी जानकारी। लेकिन अभी देखिए इसमें प्रकाश और उसके प्राकृतिक परावर्तन अपवर्तन का अध्ययन करना पड़ता है। परावर्तन किस तरह से होता है, अपवर्तन किस तरह से होता है, और ये जो आता है प्रकाश जो किरणें आती हैं तो वो किस तरह से, इसको पूरी जानकारी जब ऑप्टिक्स चैप्टर आएगा तो उसमें पढ़ा जाएगा। अपवर्तन कैसे होता है, परावर्तन कैसे होता है, लाइव करवाया भी जाएगा। तो आप सभी जुड़े रहिएगा लास्ट तक। 2026 में जब एग्ज़ाम होगी, 2026 में जब एग्ज़ाम होगी और 2026 में कब एग्ज़ाम होगी, ये सारे डिटेल आप सभी को लगभग छठ से पहले, दुर्गा पूजा से पहले पूरी जानकारी दिया जाएगा। जैसे अभी सिलेबस के बारे में जानकारी दे दिया गया और सिलेबस के बाद क्लास चलने कंटिन्यू हो गया है। तो लेकिन आप सभी को पता हो जाएगा कि इस चैनल के माध्यम से डेली क्लास नहीं आएगी, बीएससी नर्सिंग का अल्टरनेट आएगी। क्या अल्टरनेट आने वाली है। अगला है सूक्ष्म माइक्रोस्कोप। इसमें परमाणु उपपरमाणु के कणों का स्तर में होने वाली घटना का अध्ययन करना पड़ता है। परमाणु उपपरमाणु के कणों के स्तर कैसे कैसे बदलाव होती हैं उनके बारे में अध्ययन यानी पढ़ना पड़ता है। तो चलिए आगे पढ़ेंगे भी। और क्वांटम यांत्रिकी मतलब क्वांटम मैकेनिक्स क्या होता है, इसमें परमाणु और परमाणु से जुड़े उनसे जुड़े कणों का व्यवहार कैसे बदलाव होती है, उसमें कैसे समझना पड़ता है, कैसे सारा कुछ महत्वपूर्ण जानकारी इसमें। ये जो चैप्टर है क्वांटम मैकेनिक्स, आप सभी नहीं देखे हैं तो सिलेबस जाके देखिए, सिलेबस में है। तो ये चैप्टर में बेहतरीन तरीक़ा से बताया जाएगा। अगला चैप्टर, अगला जो होता है जो भौतिकी में प्रौद्योगिकी प्रभाव, भौतिकी में कैसे कैसे प्रभाव पड़ा प्रौद्योगिक रूप से, तो वह जानकारी देखिए कैसे लगता है आप सभी को। भौतिकी के समाज में प्रौद्योगिकी बहुत प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए विद्युतीय चुंबकीय तरंगें जो होती हैं, खोज रेडियो और टेलीविज़न का विकास हुआ। अगर भौतिकी जो आया उनके कारण और प्रौद्योगिकी मतलब फैला, वैज्ञानिक रूप से फैला, तो उसके कारण विद्युतीय चुंबकीय तरंग के कारण विद्युतीय चुंबकीय तरंग का खोज हुआ, जिनके कारण रेडियो और टेलीविज़न का खोज हुआ। विद्युतीय चुंबकीय के कारण रेडियो और टेलीविज़न का विकास हुआ यानी मिला, और उनको पूरा देश लेवल पे, पूरा विश्व लेवल पे फैलाया गया रेडियो और टेलीविज़न का। कब, जब विद्युत चुंबकीय तरंग आया तब। इनके बाद अर्धचालक का समझ जब आई, जिनके कारण कंप्यूटर और मोबाइल फ़ोन बनना शुरुआत हुई, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस उपकरण बनना शुरुआत हुई, जन्म हुआ उनका। मतलब जितने भी अर्धचालक, आप सभी अभी मोबाइल देख रहे हैं, ये क्या है, अर्धचालक है, जिनके कारण आप सभी को करंट नहीं लगता। आप इनको शरीर में चिपका के भी रखते हैं तो करंट नहीं लगता है। तो अर्धचालक जो होता है जिनके कारण कंप्यूटर और मोबाइल जैसे सामान बनी, जन्म हुआ, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का जन्म हुआ, ये सारे जो होता है भौतिकी प्रौद्योगिकी का प्रभाव के कारण इस सब का जन्म हुआ। मोबाइल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण, रेडियो एंड टेलीविज़न। और इनके बाद देखा जाए तो व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि क्या कहता है, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, यह एक वैसा राशि है जिसका मूल्य राशि से प्राप्त होता है। क्या, मूल राशि से प्राप्त होता है, और उनका जो है क्षेत्रफल जो बनता है या आयतन जो बनता है, तो वो लंबाई और लंबाई के गुना करने के बाद लंबाई को लंबाई से गुना करते हैं तो प्राप्त होता है क्या, क्षेत्रफल। क्या क्षेत्रफल प्राप्त होता है। क्षेत्रफल जैसे लंबाई को L लिखते हैं, L गुना L जब लिखेंगे तो क्या होगा, L स्क्वायर होगा, तो यही क्या हो गया, क्षेत्रफल हो गया। जैसे आयतन को लिखते हैं मीटर क्यूब, उसी तरह से ये क्या हो गया, व्युत्पन्न राशि। जो मिलता जुलता रहता है ना, मूल राशि से मिलता है, उसे क्या कहते हैं, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। जो मिलते जुलते रहता है मूल राशि से।
तो अगला अगला टॉपिक आता है मापन में त्रुटि। अगर किसी चीज़ को मेजर करते हैं उसमें कोई त्रुटि आ जाता है, एरर आ जाता है, वो कैसे सही हो सकता है, क्या होता है? तो चलिए देखते हैं। एरर इन मेजरमेंट। मापन कभी भी पूरी तरह से सटीक नहीं होता है। अगर कोई चीज़ मापते हैं, अभी आप सभी जाते हैं दुकान पे और वहाँ पे कोई सामान लेते हैं तो वहाँ पे देखते होंगे कि थोड़ा ना थोड़ा ज़्यादा अधिक कम ज़्यादा हो रहा है, तो ये त्रुटियाँ कभी नहीं सही हो सकता है। क्या कभी नहीं सही हो सकती हैं पूरी तरह से, और इसमें हमेशा कुछ न अनिश्चितता का या त्रुटि एरर होता है, यानी कि थोड़ा बहुत 1.5-2 ग्राम के आसपास भी एरर आता है ना, तो समझिए एरर हुआ। अगर कोई चीज़ को नापते हैं, मेजर करते हैं, तो इस लेक्चर में जो है ना, अगले जो क्लास आएगी उसमें और बेहतरीन से और बढ़िया चीज़ जैसे मेजर करते हैं तो कैसे त्रुटि को दूर किया जाता है, सारा कुछ जानकारी मिलने वाले हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी समझ गए मापन में त्रुटियाँ कैसे होती हैं। कोई भी चीज़ मापते हैं तो त्रुटियाँ आती हैं। यही हुई मापन में त्रुटि। और अगला टॉपिक आता है अनियमित त्रुटियाँ। क्या अनियमित त्रुटियाँ सिंथेटिक एरर। ये वे त्रुटियाँ हैं जो एक ही दिशा में होती हैं। यह एक ऐसा त्रुटियाँ हैं जो एक ही दिशा में होती हैं। ये उपकरण की खामी के कारण होता है। उपकरण में कोई कमियां होती हैं, उनके कारण होते हैं। मापन की तकनीकी और मापने वाले जो होता है तराजू या कोई भी चीज़, उसमें जो तकनीकी का कमी रहता है उनके कारण होती हैं त्रुटियाँ। और या तो बाहरी प्रभाव के कारण होता है, या बाहरी प्रभाव मतलब कोई भी चीज़, कोई भी सामान उससे अटैच रहता है, जुड़ी रहती हैं, उनके कारण त्रुटियाँ होती हैं। तो नियमित त्रुटि क्या होता है जान गए आप सभी। तो अगला टॉपिक आता है यादृच्छिक त्रुटियाँ, रैंडम एरर। क्या रैंडम एरर, यह एक अनियमित होती है और मापने के दौरान अचानक हो जाती है। मापने के द्वारा ये अचानक हो जाती है रैंडम एरर। अगर कोई जैसे अभी जो आ गया तराजू, नई तराजू आ गया, डिजिटल तराजू आ गए हैं, जिसमें मापने के दौरान थोड़ा बहुत एरर आ जाता है, उनसे पहले सही रहता है। तो इनका स्रोत अज्ञात होती है। इनका स्रोत कोई भी ज्ञात नहीं हो सकती है, अज्ञात रहती है, मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे अचानक तापमान में बदलाव जानते हैं कि अगर कोई भी सेल्सियस या फ़ारेनहाइट या टेम्परेचर मापने वाली जो मशीन होती है उनमें ये कमियां आने की संभावना रहती है, कभी भी बदल सकती हैं। इसके बाद क्या कहता है समर्थक अंक। क्या सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। किसी भी मापन में सार्थक अंक वे विश्वसनीय अंक होते हैं जिसमें कोई अंतिम निश्चित अंक भी शामिल होता है। यह एक ऐसा अंक होता है जिसमें अंतिम वाले, लास्ट वाले अनिश्चितता का अंक भी शामिल रहता है। जो निश्चित नहीं रहता है, अनिश्चित रहता है, जिसको ज्ञात नहीं किया जा सकता, अज्ञात रहता है, वो अंक भी शामिल होता है। तो इनका कुछ नियम होता है। क्या सार्थक अंक का, सिग्निफिकेंट फिगर का कुछ नियम होता है। तो चलिए नियम देखते हैं और नियम के दौरान उनको क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे, जानेंगे, कोशिश करेंगे। नियम क्या कहता है, सभी गैर शून्य अंक समर्थक होते हैं। मतलब कोई भी अगर शून्य अंक नहीं रहेगा तो वह क्या होगा, सार्थक अंक होगा, सार्थक अंक होगा। क्या सार्थक अंक होगा। जैसे देखा जाए 253 में या 570 में जीरो है, लेकिन 571 में जीरो नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये 571 गैर शून्यक अंक हो गया। जिसमें जीरो ना हो वह एक गैर शून्यक अंक है जो सार्थक अंक हुआ। क्या सार्थक अंक हुआ। सार्थक अंक में कहेगा गैर शून्यक अंक है, तो ऑप्शन में रहेगा 510 और 511, 571, इस तरह से रहेगा। तो आप सभी मारिएगा कौन कि गैर शून्यक कहता है, तो ये दोनों मारिएगा। क्या ये दोनों मारिएगा, क्या है कि जीरो वाला नहीं होगा। अगला इसी तरह कहता है दो गैर शून्यक अंकों के बीच के शून्यक भी सार्थक होते हैं। जैसे ये बिना जीरो वाले हैं, मतलब कि यहाँ पे 2 है, 5 है, एक अंक है, नंबर है, और बीच में जीरो है। मतलब क्या कहते हैं, दो गैर शून्यक अंकों के बीच शून्य हो। जो बिना शून्य वाले अंक के बीच शून्य रहेगा वह क्या होगा, सार्थक अंक होगा। जैसे 2005 है, जैसे 2025 मान ले, 2025 मान ले, इसमें एक शून्य है, तो ये क्या हो गया, दो गैर शून्य अंक के बीच हो गया शून्यक सार्थक अंक।
तो 2005 क्या हो गया, 4 अंक का सार्थक अंक हो गया। क्या हो गया, 4 अंक वाले सार्थक अंक। इसमें 4 अंक था इसलिए सार्थक अंक हुआ 4 अंक वाले। अब देखो दशमलव के बिना संख्या के अंतिम शून्य सार्थक नहीं होते हैं, यानी कि दशमलव के बिना है, यानी 1200 जो है ये दशमलव के बिना है, या 1500 जो है ये दशमलव के बिना है। और इसमें क्या कहता है, अंतिम शून्य सार्थक नहीं होता। तो अंतिम शून्य सार्थक नहीं है तो कितना हो गया, 1 और 2, मतलब 1 और 5, 1 और 2 ये क्या हो गया, सार्थक अंक हो गया। मतलब इसमें कितना सार्थक अंक है, तो 2 सार्थक अंक है। कैसे हुआ, तो अंतिम का 0 वाले को सार्थक अंक माना नहीं जाता है, दशमलव रहता तो मान। यहाँ पर क्या कहते हैं, दशमलव के बिना संख्या में अंतिम शून्य अंक नहीं है। अगला टॉपिक आता है आपके सामने, विमीय विश्लेषण। विमा को कैसे विश्लेषण किया जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस कैसे किया जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस कैसे किया जाता है, उनका देखिए थ्योरी क्या कहता है। इसका उपयोग किसी भी समीकरण के विमा निश्चितता यानी कि डायमेंशनल कंसिस्टेंसी की जांच करने के लिए किया जाता है। क्या विमीय स्थिरता को जांच करने के लिए किया जाता है विमीय विश्लेषण का उपयोग। और किसी भी भौतिक समीकरण जैसे कि कोई भी समीकरण होता है उसमें बाईं और दाईं और दोनों का राशि समान विमा होना चाहिए, डायमेंशन जो होता है समान होना चाहिए। क्या डायमेंशन दोनों का समान होना चाहिए। जैसे डायमेंशन किसी किसी का क्या होता है नहीं होता है, ये एक अगले वीडियो में या कम्युनिटी पोस्ट पे पोस्ट कर दिया जाएगा। कुल 30 मात्रक वाले शब्द का डायमेंशनल दिया जाएगा और उसको जो है आप लोगों को तैयारी करना है, इस पे क्वेश्चन भी करवाया। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर का रिव्यू देखते हैं, पूरा क्वेश्चन थ्योरी के साथ आप सभी को देंगे। थ्योरी खत्म होते ही 30 क्वेश्चन आएगा। अगर आप सभी को थ्योरी कंप्लीट हो जाती है, थ्योरी समझ में आती है, उनके बाद आप सभी को पढ़ने में मज़ा आएगा कि PYQ सेट लगाने में आप सभी को बहुत ही बेहतरीन तरीका से क्वेश्चन बनेगा। तो आप सभी को ये जानकारी हो जाए कि अगर कोई भी चीज़ का आप सभी थ्योरी पहले पढ़ लेते हैं तो प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन बनाने में आसान हो सकती है। तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, सम बेसिक ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। उसका फर्स्ट टॉपिक है पदार्थ की प्रकृति। क्या अगर सबसे पहले पढ़ रहे हैं पदार्थ, तो पदार्थ प्रकृति के लिए कितना, नेचर ऑफ मैटर, नेचर के लिए मैटर कितनी आवश्यकता होती है उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो उनके बाद आगे आगे बढ़ते जाएंगे। क्या आगे आगे इस चैप्टर में जितने भी टॉपिक हैं सारा टॉपिक के बारे में आप सभी को बताया जाएगा, सारा टॉपिक पे एक क्वेश्चन करवाया जाएगा। तो आप सभी जुड़े रहिएगा। क्या कहता है पदार्थ की प्रकृति के रासायनिक विज्ञान पदार्थ की वह संरचना है और गुण है जिसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करना पड़ता है। यानी कि जो पदार्थ में संरचना में परिवर्तन, गुण में परिवर्तन होता है उनके बारे में अध्ययन करना पड़ता है। पदार्थ वो होता है जिसका द्रव्यमान होता है, जो पदार्थ वो वस्तु है जिसका द्रव्यमान होता है, जो जगह घेरता हो, जो स्थान घेरता हो, वो क्या कहलाता है, पदार्थ कहलाता है। जिसका कुछ वजन हो, वजन द्रव्यमान मतलब क्या हो गया, वजन हो, किसी भी पदार्थ का वजन रहेगा, स्थान घेरेगा, वो पदार्थ कहलाएगा। क्या पदार्थ करेगा। अब पदार्थ के 3 अवस्था होती है, अलग अलग अवस्था में इसको वर्गीकृत किया गया, बांटा गया है। पदार्थ को 3 अवस्था में बांटा गया। पहला है ठोस जिसको सॉलिड बोलते हैं, दूसरा द्रव है जिसको लिक्विड बोलते हैं, तीसरा गैस है। तो ठोस क्या होता है, सॉलिड, यह एक निश्चित आयतन और आकार होती है। ठोस का ना कोई आयतन में बदलाव होती है ना कोई आकार में बदलाव होती है। ठोस जैसे रख देगा वैसे ही रहेगा। क्या ठोस जैसे रख देगा वैसे ही रहेगा। जैसे लोहा का बात करें ये क्या हो गया, ठोस हो गया। जैसे लकड़ी का बात करें ये क्या हो गया, ठोस हो गया। इसी तरह से द्रव कहता है निश्चित आयतन लेकिन अनिश्चित आकार। निश्चित आयतन तो उसका सेम रहता है, क्या आकार अलग अलग होता है, क्या आकार अलग अलग होता है, आयतन सेम रहता है। जो उसका वजन देगा वही वजन देगा, लेकिन आकार जो है बदलते रहता है। मतलब कोई रबर है, उनको दाबेगा तो वो दबेगा, तो उनका आकार तो बदलता है ना। प्लास्टिक को अगर पिघला दिया जाए तो वो बदल जाता है, वही हो गया द्रव। जो भी द्रव पदार्थ में है दब जाता है वो क्या हो गया, द्रव हो गया। और गैस न तो निश्चित आयतन होता है और न ही निश्चित आकार होता है। इसका आकार और आयतन दोनों अलग अलग होता है। क्या आकार और आयतन दोनों निश्चित
न तो निश्चित आयतन होता है और ना ही निश्चित आकार होता है, दोनों अलग अलग होता है गैस का। अब अगला टॉपिक आता है पदार्थ में उनके रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। क्या पदार्थ को रासायनिक संगठन के आधार पर वर्गीकृत किया गया है, जिसमें से पहला है शुद्ध पदार्थ। क्या शुद्ध पदार्थ, प्योर सब्सटेंस, जिसकी संरचना जो होती है निश्चित होती है, जैसे तत्व और यौगिक। क्या तत्व और यौगिक का संरचना निश्चित होती है। तो देखिए एक ही प्रकार के अगर परमाणु से मिलके बने तो वह तत्व कहलाता है। क्या एक ही प्रकार के परमाणु से मिलके बनता है तो वह तत्व कहलाता है। लेकिन यौगिक क्या कहता है, दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणु से मिलता है तो अनुपात में मिलता है तो वो क्या कहलाता है, यौगिक कहलाता है, कंपाउंड बनता है। क्या कंपाउंड बनता है, जैसे जल और कार्बन डाइऑक्साइड। जल क्या है, H2O है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, CO2 है। तो इसमें दो कंपोनेंट लगा है, पहला हाइड्रोजन दूसरा ऑक्सीजन, पहला कार्बन दूसरा ऑक्सीजन, दोनों मिलके एक यौगिक का निर्माण किया, कंपाउंड का निर्माण किया, मिला, कंपाउंड बना, मजबूत बना। पहले हाइड्रोजन था अब ऑक्सीजन भी मिल गया, तो मिल गया तो क्या हुआ, क्या कंपाउंड बन गया, अपना एक यौगिक बना लिया। और इस तरह से इसमें देखा जाए तत्व में यह एक कहता है एक ही प्रकार के परमाणु मिलता है। जैसे लोहा है तो लोहा से मिलकर लोहा ही बनेगा, और सोना है तो सोना मिलके सोना ही बनेगा। ठीक इस तरह से अगला देखा जाए मिश्रण क्या होता है। क्या मिक्सचर, जिसको मिक्सचर बोलते हैं। मिश्रण क्या होता है, दो या दो से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिलते हैं तो वो क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। इसमें अनुपात का गणना नहीं किया गया, अनुपात अलग अलग भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दो या दो से अधिक होना चाहिए तो वो क्या हो गया, मिश्रण हो गया। इसमें दो तरह से मिश्रण होता है, पहला होता है समांगी मिश्रण, दूसरा होते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में क्या कहता है, होमोजीनियस मिक्सचर में इनमें कोई भी घटक एक समान रूप से मिश्रित होती है। इनमें घटक जो होती है एक समान रूप से मिश्रित होती है, जैसे नमक का जलीय विलयन। नमक अगर जल में नमक घोलते हैं तो उस अनुपात में देना पड़ेगा जिसमें कि अगर उस नमक पानी पीते हैं तो ना ही कुछ ज़्यादा नमकीन लगे, अच्छा रहे, जिनके लिए शरीर का भी फायदा हो सके, तो उनका कहता है एक लेवल रहता है। उस तरह से समांगी होता है कि क्या समांगी मतलब हो गया एक मिलाना। क्या समांगी मतलब हो गया एक लेवल पे मिलाना, समान रूप में मिलाना। विषमांगी मतलब एक सेकेंड, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, इनमें घटक जो होती है एक समान रूप से निश्चित नहीं होती है। एक समान रूप से क्या निश्चित नहीं होती है, जैसे रेत और नमक का मिश्रण। अगर रेत में और नमक में अगर मिलाते हैं तो कोई मिक्सचर नहीं लगेगा, काहे कि रेत जो है ये भी थोड़ा थोड़ा नमक के जैसे टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ रहता है और नमक एक टुकड़े टुकड़े में रहता है। दोनों को अगर मिलाएंगे तो नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। पानी नहीं है सो मिल जाएगा, रेत है, दोनों एक ही प्रकार का है, ये आपस में नहीं मिल सकता। यही क्या हो गया, विषमांगी मिश्रण। क्या हो गया, विषमांगी मिश्रित एक समान का रूप नहीं मिल सकता। क्या एक समान रूप वाले नहीं मिल सकता, वह विषमांगी हो जाएगा। इस तरह से रासायनिक संयोजन के नियम होते हैं। लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन। क्या लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ये क्या होता है, रासायनिक संयोजन। इनके बारे में चलिए देखते हैं। ये एक नियम बनाते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया को पदार्थ जैसे आपस में अभिक्रिया करते हैं। क्या पदार्थ जो है आपस में अभिक्रिया करते हैं, ये एक रासायनिक संयोजन कहलाता है। अब देखो इसमें अलग अलग नियम होता है। क्या अलग अलग नियम होता है, ये नियम आप सभी को एंट्रेंस एग्जाम में पूछेगा। क्या रासायनिक संयोजन का जो नियम होता है, लॉ ऑफ केमिकल कम्बिनेशन, ये एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये जो है आप सभी को इस पे क्वेश्चन भी करवाया जाएगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड आप सभी को PYQ में देखने को भी मिलेगा, प्रीवियस क्वेश्चन में देखने को भी मिलेगा। तो पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया न तो द्रव्यमान का निर्माण करता है और ना ही विनाश करता है। इसमें ऑब्जेक्टिव आप सभी को आने को देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्टिव क्लास टॉप 50 क्वेश्चन इस चैप्टर से रहेगा या 45 रहेगा। वैसे तो 30 लेके चले हैं, ये चैप्टर बड़ा है। क्या ये चैप्टर बड़ा है, तो इतना तक पहुंच सकता है। तो आप सभी जुड़े रहिएगा, तो आप सभी को आनंद मिलने वाली है इस फ्री लाइव क्लास की। तो द्रव्यमान जो संरक्षण का नियम होता है, ये कहता है न तो द्रव्यमान का निर्माण कर सकता है और ना ही विनाश कर सकता है। स्थिर अनुपात का नियम कहता है, लॉ ऑफ एक सेकेंड,
लॉ ऑफ डिफिनिट प्रोपोर्शन, एक दिए गए यौगिक में तत्वों के अनुपात हमेशा द्रव्यमान के अनुसार समान रहते हैं। तत्वों के जो द्रव्यमान जो होती है ये अनुसार समान रहते हैं, द्रव्यमान के अनुसार जो है समान रहती है तत्वों का अनुपात। और यौगिक में जो है तत्वों का जो अनुपात होती है, यौगिक मतलब कंपाउंड बनाया उसमें तत्वों का जो अनुपात होता है ये द्रव्यमान के अनुपात के समान होता है, द्रव्यमान के अनुसार समान होता है, द्रव्यमान के बराबर होता है। अलग अलग तत्व मिला है तो दोनों का द्रव्यमान लगभग सेम होता है, वो क्या कहलाता है, स्थिर अनुपात का नियम। इस तरह से अगला देखने को मिलेगा गुणित अनुपात का नियम, जिसको लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन कहते हैं। यदि दो या दो से अधिक यौगिक यदि दो तत्व एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, दो तत्व मिल करके एक से अधिक यौगिक बनाएंगे और संयुक्त होते हैं, तो वह तत्व द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त होकर के, यानी कि पहले तत्व के द्रव्यमान से दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान के साथ संयुक्त करके, मतलब मिल करके एक सरल संपूर्ण संख्या का अनुपात बनाता है। सरल संपूर्ण पूर्ण संख्या का अनुपात बनाता है। क्या पूर्ण संख्या का अनुपात बनाएगा, वो क्या कहलाएगा, गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात, स्थिर अनुपात, इस सारे पे ऑब्जेक्टिव आप सभी को देखने को मिलेगा। तो अगला टॉपिक आप सभी को देखने को मिलेगा कि परमाणु, अणु और मोल संकल्पना ये क्या होती है। एटम, मोलिक्यूल्स एंड मोल कॉन्सेप्ट। तो परमाणु जो एटम होती है किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। किसी तत्व की सबसे छोटी इकाई जो होती है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेती है। मोल्स जो होती है दो या दो से अधिक परमाणु के संयोजन से बनता है। मोल जो होता है, अणु जो होता है, मोलिक्यूल्स जो दो या दो से अधिक परमाणु के संयोजन से बनता है और एक साथ रासायनिक बंध बनाता है, रासायनिक बंध से जुड़ जाते हैं। क्या एक साथ रासायनिक बंध से जुड़ जाते हैं। परमाणु जो होती है तत्व की सबसे छोटी इकाई को रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेती है उसे परमाणु कहते हैं। मोल संकल्प क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट, ये एक रासायनिक विज्ञान की एक केंद्रीय अवधारणा होती है जो एक पदार्थ की मात्रा को बताता है, पदार्थ की वह मात्रा को बताती है जिसमें उनकी उतनी ही प्राथमिक इकाई होती है। क्या, जिसमें उतनी ही प्राथमिक इकाई होती है जितने की परमाणु 12 ग्राम कार्बन वाले 12 समस्थानिक होते हैं। 12 ग्राम कार्बन वाले 12 ग्राम कार्बन जो कार्बन का जो होती है द्रव्यमान संख्या कितनी होती है, 12 ग्राम। इसका समस्थानिक भी कितनी होती है, 12। कितनी होती है समस्थानिक, 12। और इस संख्या को क्या कहा गया, एवोगाड्रो संख्या। जिसका सेम रहता है उसको एवोगाड्रो संख्या कहा गया। जिसमें से आप सभी को पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेगा कार्बन की कितने 12 ग्राम कार्बन में 12 समस्थानिक होती है, जिनके कारण इसका एवोगाड्रो संख्या कितना हो गया, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या कहते हैं। जिसका मान होता है, जिसका मान क्या होता है, यहाँ पे लिखा गया है 6.022 गुने 10 टू पावर 23। 6.022 गुने 10 टू पावर 23 कितना होते हैं, 10 टू पावर 23। इस तरह से अगला आप सभी को देखने को मिलेगा परमाणु द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान क्या होता है। एटॉमिक एंड मोलिकुलर मास, एटॉमिक एवं मोलिकुलर मास क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान क्या होता है, आणविक द्रव्यमान क्या होता है, मोलिकुलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है। चलिए इनके बारे में अध्ययन करते हैं। यह किसी तत्व के एक परमाणु का औसत द्रव्यमान होता है। किसी भी तत्व के जो परमाणु संख्या होती है उसके औसत द्रव्यमान के बराबर होती है। क्या औसत द्रव्यमान के बराबर होती है, जिनकी तुलना जो होती है कार्बन से की जा सकती है। जिनकी तुलना किससे की जा सकती है, कार्बन के से की जा सकती है। कार्बन की परमाणु द्रव्यमान जो होती है कितना होती है, 1/12वें भाग के बराबर होती है। 1/12वें भाग से की जाती है। क्या, 1/12वें भाग से की जाती है। इसी तरह से देखने को मिलेगा आणविक द्रव्यमान, मोलिकुलर मास, यह एक अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। क्या, अणु में उपस्थित जितने भी परमाणु होते हैं तो उनके परमाणु द्रव्यमान के योग के बराबर होते हैं। क्या, परमाणु द्रव्यमान जो होते हैं उनके योग के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह से अगला देखने को मिलेगा स्टाइकियोमेट्री। क्या, स्टोइकियोमेट्री देखने को मिलेगा। क्या, स्टोइकियोमेट्री। तो चलिए, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है। अभिकारों को और उत्पादों की मात्रा के बीच का
मात्रात्मक संबंध का अध्ययन करना पड़ता है स्टोइकियोमेट्री में। क्या स्टोइकियोमेट्री में जो होती है ये एक रासायनिक अभिकारक और उत्पादों की मात्रा जो बीच का जो मात्रात्मक संबंध होती है उनके बीच में जो जानकारी मिलती है, उनके बीच का जो गठन होती है, उनके बारे में अध्ययन करना पड़ता है स्टोइकियोमेट्री में। तो ये इसमें जो होता है प्रति लीटर बिलियन में घुले विलेय की मोलों की संख्या बताती है मोलरता। मोलरता क्या बताती है? प्रति लीटर बिलियन में 1 लीटर बिलियन में घुले विलेय की मोलों की संख्या जितनी होगी, विलेय की संख्या जितनी होगी वही क्या कहलाएगी? मोलरता कहलाएगी। क्या? मोलरता कहलाएगी, मोलरता जिसको बोलते हैं। इसी तरह से मोलरता होती है मोलैलिटी, और मोलैलिटी दोनों में अंतर देखे क्या है? प्रति किलोग्राम, यहाँ पे प्रति किलोग्राम लिखा गया, यहाँ पे प्रति लीटर लिखा गया। विलायक है, यहाँ पे बिलियन है। विलायक में घुले विलेय की मोलों की संख्या, विलायक में घुले विलेय की संख्या को मोलरता कहते हैं, और बिलियन में घुले विलेय की संख्या को मोलरता कहते हैं। ये सभी आप सभी याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आएगी। वही क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा आपके एंट्रेंस एग्जाम में। क्या? एंट्रेंस एग्जाम में। अब देखिए इसमें क्या कहता है? परमाणु की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्या? स्ट्रक्चर ऑफ एटम ये एक रसायन विज्ञान की वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है जो बताता है कि परमाणु कैसे बनते हैं। परमाणु संरचना जो होता है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये बताता है परमाणु कैसे बनते हैं, उनके बारे में बताता है। इनका कुछ सिद्धांत आया है। क्या? इसका कुछ सिद्धांत आया। पहला डाल्टन का सिद्धांत आया। इस तरह से डाल्टन ने जिस के बारे में जानकारी दिया, जिसके अनुसार से वो पीरियोडिक टेबल बनाने का कोशिश किया, वह उनके बारे में दर्शाया गया है। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा परमाणु मॉडल, एटॉमिक थॉम्सन का पुलिंग मॉडल। क्या? थॉम्सन का प्लंग पुलिंग मॉडल। थॉम्सन ने प्लंग पुलिंग मॉडल दिया था, जो पंपकिन में देखने को मिलेगा कि एक बीज रहता है, उनके अनुसार ये देने का कोशिश किया थॉम्सन ने। इस तरह से अगला आया था आवर्त सारणी का जो गुणधर्म होती है, जो परमाणु संख्या पे, परमाणु की त्रिज्या पे पीरियोडिक टेबल बनाने का कोशिश किया गया। और आधुनिक आवर्त सारणी जिसको कहते हैं, जो मोसले ने दिया था। क्या? मोसले ने दिया था, हेनरी मोसले। ये आप सभी को पार्ट 2 रहने वाले हैं। पार्ट 2 में आप सभी को पिछले क्लास में इससे ऊपर जो जितने भी टॉपिक था वो पढ़ लिए थे। आप सभी को एक बात और बता दिया जाए कि जैसे जैसे क्लास पढ़ते जाएगा ना, उस पिछले क्लास का रिव्यू कराते जाएगा। क्या? पिछले क्लास का रिव्यू मिलते रहेगा, जैसे 1 मिनट 2 मिनट्स या शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप सभी को रिव्यू मिलते रहेगा, जिससे आप सभी को इतना जानकारी हो पाएगा कि पिछले क्लास में जो पढ़े थे उनका माइंडसेट जो होती है, एक बार में रिवीजन जो होती है वह मिल पाएगा इस चैनल के माध्यम से। इतना सारे आप सभी को कंटेंट मिल रहा है, तो आप सभी चाहिए, आप सभी को जुड़ना चाहिए। क्या? आप सभी को जुड़ना चाहिए। तो चलिए थॉम्सन का जो होता है प्लंग पुडिंग मॉडल। प्लंग पुडिंग मतलब, एक सेकेंड आप सभी को ये चीज़ समझ में आया होगा कि जो होती है पाइन एप्पल, जिसको पम्पकिन बोलते हैं, जो होती है अपने भाषा में बोले इसको क्या बोलते हैं, जैसे आप सभी देखते होंगे तरबूजा, खरबूजा, उसमें क्या होते हैं? बीज होते हैं। खरबूजा के अंदर बीज होती है, उसको क्या बोलते हैं? पाइन एप्पल बोलते। तो उसमें थॉम्सन प्लम पुडिंग मॉडल जो होते हैं, प्लम पुडिंग मॉडल, इसमें जो होती है उनके अंदर जो बीज होती है उनको क्या माना गया? धन आवेशित कण माना गया, उनको इलेक्ट्रॉन माना गया। क्या? उनको इलेक्ट्रॉन माना गया। कहता है इसमें परमाणु का एक धन आवेशित गोले होते हैं, जिसके जो रूप में माना गया था उनको इलेक्ट्रॉन धंसे हुए रहता है, उनके अंदर जो होते हैं इलेक्ट्रॉन रहता है, और वही जो है ना पुलिंग मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाम दिया गया। ये एक परमाणु मॉडल जो होते हैं, एटॉमिक मॉडल, ये जो फर्स्ट बार जो आया था पीरियोडिक टेबल, जिसमें थॉम्सन का प्लंग पुडिंग मॉडल था, जिसके अनुसार वो चाह रहा था पीरियोडिक टेबल को दर्शाने का, वो नहीं हो पाया, वो सही नहीं हो पाया। उनके बाद आया रदरफोर्ड। कौन आया उनके बाद? रदरफोर्ड। ये सभी आप सभी 9th 10th 11th 12th में ये पढ़ते आ रहे हैं, तो आप सभी को सिर्फ इतना देखना है, रिव्यू करना है। क्या? शॉर्ट ये छोटी सी लेक्चर के माध्यम से रिव्यू करना है। जैसे जैसे बढ़ते जाएगी क्लास, वैसे वैसे हाई होते जाएगा। तो आप सभी को थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट मिल रहा है, कॉन्सेप्ट के साथ क्वेश्चन मिल रहा है, तो आप सभी को लगना चाहिए कि हाँ, इस चैनल से जुड़ के क्लास करना चाहिए। तो देखिए रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल क्या कहता है।
न्यूक्लियर मॉडल ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें परमाणु को सघन धनावेशित नाभिक न्यूक्लियस की खोज की थी। क्या ये जो है ना नाभिक का रदरफोर्ड जो होती है ना, ये क्या था, नाभिक का खोज किया था। क्या नाभिक के जो धन आवेश होता है, नाभिक के जो अंदर धन आवेश होता है उनको खोज किया था। कौन ने खोज किया था? रदरफोर्ड ने खोज किया। इनके बाद आया बोर मॉडल। क्या बोर मॉडल उनके साथ चाह पीरियोडिक टेबल को दर्शाने के लिए। इनके बाद आया बोर का मॉडल। बोर मॉडल क्या कहता है? इस मॉडल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन के नाभिक के चारों तरफ, इलेक्ट्रॉन ये अंदर का इलेक्ट्रॉन हो गया, इनके चारों तरफ स्थित ऊर्जा एनर्जी लेवल जो होती है ना, एक लेवल में होती है। क्या एक निश्चित लेवल में होती है। ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा एक निश्चित लेवल में होती है, चक्कर लगाती, क्या करती रहती है? एक लेवल में नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगाती रहती है। मतलब कि चारों तरफ एक लेवल में रहती है जो अस्थाई रखती है। क्या अस्थाई रखती है। इनके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा समस्थानिक और समभारिक में एक बहुत ही बेहतरीन आप सभी को समझने में आएगा कि ये तत्व के परमाणु जिसका परमाणु क्रमांक समान रहता है। क्या परमाणु क्रमांक जो होता है, परमाणु संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, और लेकिन द्रव्यमान संख्या जिसको प्रोटॉन न्यूट्रॉन बोलते हैं वो भिन्न भिन्न रहता है। क्या द्रव्यमान संख्या, मास नंबर, परमाणु मास, ये जो होती है अलग अलग होती है। क्या द्रव्यमान संख्या, मास नंबर ये अलग अलग होती है। परमाणु संख्या, परमाणु क्रमांक, एटम नंबर्स ये जो होती है ना समान रहती है, और ये जो होती है द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है। समभारिक में, क्या समस्थानिक में, आइसोटोप में, क्या आइसोटोप में जो है परमाणु संख्या समान होती है, द्रव्यमान संख्या अलग होती है। जैसे कार्बन, क्या कार्बन 6 तो होता है लेकिन 12-14 होता है। क्या होते हैं? 12-14 होती है। ये क्या चीज़ होती है? 12-14 परमाणु द्रव्यमान 12-14 होती है, लेकिन द्रव्यमान संख्या, परमाणु संख्या सेम होती है। क्या परमाणु संख्या सेम होती है। लेकिन उसी तरह समभारिक आइसोबार का देखा जाए, क्या आइसोबार का देखा जाए तो इसमें विभिन्न तत्व का, अलग अलग तत्व का जो होती है ना, अलग अलग तत्व का द्रव्यमान संख्या समान होते हैं। क्या द्रव्यमान संख्या पिछले क्लास में पिछले ये जो समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या अलग अलग होते हैं, लेकिन समभारिक में द्रव्यमान संख्या समान होती है, लेकिन परमाणु संख्या अलग अलग होती है। जैसे आप सभी आर्गन और कैल्शियम 20-18 होती है, ये अलग अलग हुआ, परमाणु संख्या अलग अलग हुआ, लेकिन इसका कितना होता है? 40। इसका भी कितना होता है? द्रव्यमान संख्या 40। आप सभी को ये भी समझने में प्रॉब्लम होता होगा कि किसका द्रव्यमान संख्या कितना होता नहीं होता है। इसका भी एक लॉजिक है, और लॉजिक के साथ साथ ट्रिक है। अगर आप सभी चाहते हैं कोई भी चीज़ का ट्रिकी क्वेश्चन देखने का, ट्रिकी माध्यम देखने का, तो आप सभी के लिए बहुत ही जल्द लाने वाले हैं। धातु अधातु कैसे पहचानेंगे, अम्ल, लवण और क्षार कैसे पहचानेंगे, अम्ल भस्म कैसे पहचानेंगे, पीएच मान कैसे जानेंगे किसका कितना होता है, और ये जो होते हैं धातु अधातु कैसे पहचानेंगे, कौन धातु कौन अधातु है, कौन किसका द्रव्यमान संख्या कितना होता है, ये सब का ट्रिक ही होते हैं। ट्रिक बहुत जल्द आने वाली है, लेकिन आप सभी अगर इस चैनल से जुड़ते हैं तो इतना सारे चीज़ कंटेंट मिलने वाली है 2026 के लिए। ऐसो बार आप सभी को समझ में आ गया। ऐसो बार में क्या होती है? द्रव्यमान संख्या अलग अलग होती है, लेकिन परमाणु संख्या सेम होती है। क्या एक सेकेंड, आइसोबार में द्रव्यमान संख्या सेम होती है। क्या जैसे 40 और 40 रहा आर्गन और कैल्शियम का 40-40 रहा, लेकिन 18-20 रहा परमाणु संख्या, मतलब परमाणु संख्या अलग अलग। आइसोबार में परमाणु संख्या क्या हुआ? अलग अलग हुआ, लेकिन द्रव्यमान संख्या सेम रहा। क्या द्रव्यमान संख्या 40-40 सेम रहा। इस तरह से अलग अलग का भी होता है। और देखा जाए अगला तत्वों का वर्गीकरण, गुणधर्म में आवृत्ता, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। इस टॉपिक में यह जानेंगे कि तत्वों को कैसे व्यवस्थित किया गया है, यानी कि पीरियोडिक टेबल में तत्वों को कैसे रखा गया, कैसे पीरियड में रखा गया, कैसे एक तरह से रखा गया कि वो सही हो सकता है। जिसमें 2 वैज्ञानिकों ने आया, दोनों वैज्ञानिक का फर्स्ट वैज्ञानिक जो आया था उनका तो सफल रहा, लेकिन जो अभी जो फिलहाल में चल रहा है उनका पूरी बेहतरीन तरीक़ा से अभी तक चलते आ रहा है पिछले कई सालों से।
कई वर्षों से लगभग 1980 प्लस के ईयर से चलते आ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी। आप सभी को इसका डेट भी चाहिए तो आप सभी को अगले लेक्चर में आएगा तो डेट भी दिया जाएगा। मॉडले ने कब दिया था, मोस्ले ने कब दिया था, मेडलिव ने कब दिया था, रदरफोर्ड ने कब दिया था, हेनरी मोस्ले ने कब दिया था, ये पूरी जानकारी दिया जाएगा। और देखा जाए मेडलिव का आवर्त सारणी, ये एक तत्वों का वर्गीकरण कैसे किया गया था। पहला सफल प्रयास रहा। मेडलिव का तत्वों का वर्गीकरण जो आती है, तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों को जो रखा गया अस्थायी रूप से पीरियोडिक में, तो वह एक सफल रहा। और जो आधुनिक आया जिसमें परमाणु नंबर पे यानी एटॉमिक नंबर पे रखा गया, जो अभी तक चलते आ रहा है, क्या वो अभी तक चलते आ रहा है। इतना आप सभी को जानकारी हो गया कि जो अभी तक चलते आ रहा है आधुनिक आवर्त सारणी, जो मोस्ले ने दिया था, किसने दिया था, मोस्ले के द्वारा तैयार किया गया था। ये जो तैयार किया गया था एटॉमिक नंबर पे तैयार किया गया था। इस तरह से आप सभी को देखने को मिलेगा आवर्त सारणी का गुणधर्म, क्या आवर्त सारणी का गुणधर्म, प्रॉपर्टीज इन द पीरियोडिक टेबल, क्या प्रॉपर्टीज इन द पीरियोडिक टेबल में कैसे कैसे रहा आधुनिक आवर्त सारणी में। परमाणु त्रिज्या क्या होती है, विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है, आयन एंथैल्पी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होती है, ये सारे चीज़ों के बारे में आज के लेक्चर में जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। आवर्त जिसको पीरियड बोलते हैं, क्या आवर्त जिसको पीरियड बोलते हैं, जो बाएं से दाएं जाती है, आवर्त क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, जो बाएं से दाएं जाते हैं, क्या बाएं से दाएं जाती है। और वर्ग ग्रुप जिसको वर्ग जो ऊपर से नीचे की ओर आती है, क्या वर्ग जो ऊपर से नीचे की ओर आती है वह बढ़ती है। क्या परमाणु त्रिज्या जो होती है ऊपर से नीचे आएगी तो बढ़ेगी और बाएं से दाएं जाएगी तो घटेगी। क्या परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाएगी तो घटेगी, क्या परमाणु त्रिज्या बाएं से दाएं जाएगी तो घटेगी, ऊपर से नीचे आएगी तो बढ़ेगी। ये परमाणु त्रिज्या आधुनिक आवर्त सारणी का रहा। और इसमें आयन एंथैल्पी क्या कहती है, आयन एंथैल्पी यह इलेक्ट्रॉन के निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा जितना होना चाहिए। जैसे आप सुने होंगे सोडियम जो प्लस चार्ज होती है वो एक इलेक्ट्रॉन दान करते हैं, क्या एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है। मतलब ये किसी को जैसे आवश्यक इलेक्ट्रॉन निकालता है, ये एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, मतलब निकाल सकता है। ये जो ऊर्जा हुआ ना, ये बाएं से दाएं जाती हैं तो बढ़ती है। क्या आवर्त में अगर ये जो है ना, जैसे सोडियम हुआ, इससे आगे जाएगी तो इनका जो अगला जो आएगा ना, कोई भी एक ऐसा परमाणु संख्या वह बढ़ेगी। क्या उनका ये जो होता आयन इंथैल्पी जो होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये बढ़ती है। क्या होती है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी बढ़ती है। क्या होती है, बढ़ती है। इनके बाद इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है, लंबंधी, क्या लवंधी इंथैल्पी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लवंधी इंथैल्पी, जिसको इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी बोलते हैं। ये इलेक्ट्रॉन जोड़ने की मुक्त होने पर ऊर्जा जो बनती है ना, होने वाली ऊर्जा को कहलाती है क्या, इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। गेन से मतलब को समझ में आता होगा आप सभी को, इलेक्ट्रॉन को मुक्त करना मतलब छोड़ देना। मतलब जैसे यहाँ पे सोडियम पे प्लस चार्ज है, ये एक इलेक्ट्रॉन देता है तो छोड़ दिया, तो ये गेन करना हुआ, क्या गेन करना हुआ। इस तरह से आप सभी को देखने को मिलेगा विद्युत ऋणात्मकता। क्या विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता क्या होते हैं, ये परमाणु को साझा मतलब अपने और दूसरे के साथ साझा कर सकते हैं। मतलब एक किसी को दे सकता है तो एक किसी से ले भी एक किसी ये जो है किसी से ले भी सकता है और एक किसी को देने में ये सक्षम भी हो सकता है, एक किसी लेने में, एक इलेक्ट्रॉन लेने में ये सक्षम भी हो सकता है। यही क्या हुआ परमाणु का विद्युतीय ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। क्या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये क्या कहते हैं, ये अपने और आकर्षित करने की क्षमता रखती है। ये जो है अपने और आकर्षित करने की क्षमता रखती है एक इलेक्ट्रॉन का, क्या इलेक्ट्रॉन जोड़ने का क्षमता रखती है। यही क्या हो गया विद्युत ऋणात्मकता। इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा रासायनिक अवंधन और आणविक संरचना मतलब केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग मतलब आप सभी को एक बात समझ में आया होगा, बॉन्ड बनाना, किसी के साथ जुड़ जाना। जैसे दो तत्व हैं, ये किसी के साथ ऐसे जुड़ गया तो मतलब आप सभी देख रहा है बॉन्ड बना लिया। जैसे दो दोस्त मिलता है, पहले तो दूर दूर रहता है, फिर दोस्त बन जाता है तो मिल जाता है, तो ये एक बॉन्ड बन गया। क्या बन गया, बॉन्ड बन गया। और ये केमिकल, जैसे सोडियम को पानी के साथ मिलाते हैं तो रिएक्शन होते हैं, क्या रिएक्शन होते हैं जिसके कारण आग देखने को मिलता होगा, तो वह ये हो गया क्या केमिकल के साथ मिलना। क्या केमिकल के साथ मिलना
सोडियम को किसी और के साथ मिलाएंगे तो क्या बनेगा, आप सभी को पता है? अगर नहीं पता है तो आप सभी कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सारे एक धातु है और धातु रिएक्शन भी करती है, अधातु भी रिएक्शन करती है। ये सारे पे आप सभी को चर्चा होने वाले हैं धातु अधातु चैप्टर में। लेकिन अभी जो केमिकल बॉन्डिंग जो है, जो केमिकल, दो अलग अलग केमिकल सोडियम पोटेशियम अगर मिलता है तो क्या रिएक्शन होगा, सोडियम के साथ सल्फ्यूरिक अम्ल मिलाएगा तो क्या रिएक्शन होगा, सोडियम के साथ सोडियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कैल्शियम मिलाएगा तो क्या होगा, क्या बनेगा, क्या अलग अलग रासायनिक संरचना बॉन्डिंग बनाएगा, ये सारे बातों पे चर्चा होने वाली है इस चैनल के माध्यम से। और अगला कहता है मोलिकुलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर के मतलब ये समझ में आता होगा कि कोई चीज़ का एक स्ट्रक्चर तैयारी करना। जैसे घर बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, तो सबसे पहले उसका फ्रंट पेज पे एक स्ट्रक्चर बनाता है, इंजीनियर बुला करके एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो मोलिकुलर स्ट्रक्चर मतलब आणविक संरचना बनाता है। कैसे उसका संरचना होगा, जैसे एक केमिस्ट्री में पढ़े होंगे बेंजीन का संरचना ऐसा होता है, क्या बेंजीन का संरचना ऐसा होता है। इस तरह से अलग अलग संरचना स्ट्रक्चर बनना। जैसे आपसे नमक का होता है, इस तरह से देखने को मिलता होगा, इस तरह से देखने को मिलता होगा। अलग अलग इलेक्ट्रॉन पीरियड होता है, क्या अलग अलग इलेक्ट्रॉन पीरियड होता है। इस तरह से ग्लूकोज का भी देखने को मिलता होगा, अलग अलग तरह से होते रहता है, क्या अलग अलग तरह से होते रहता है। कीटोन का भी स्ट्रक्चर, उसी को क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चर बोलते हैं। यह एक परमाणु एक दूसरे से मिल के बनता है, क्या ये एक दूसरे के साथ मिल के बनता है। स्ट्रक्चर जो होते हैं ना, एक दूसरे केमिकल बॉन्ड जो होता है एक दूसरे के साथ साझा करके मिल करके बनता है, क्या एक दूसरे के साथ मिल करके। जैसे आप सभी को बताया गया कैल्शियम के साथ, कैल्शियम सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ पोटेशियम को मिलेगा तो क्या होगा, सोडियम को मिलेगा तो क्या होगा, अलग अलग निर्माण करेगा, क्या अलग अलग निर्माण करेगा, उसी के बारे में अध्ययन करना पड़ता है। तो आयनिक आबंध क्या होता है, आयनिक बंध ये इलेक्ट्रॉन को हस्तांतरण से बनता है, क्या इलेक्ट्रॉन का हस्तांतरण मतलब इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे में जाता है। उनके तरह धातु अधातु के ये जो है आयनिक आबंध मतलब आयनिक बंध, ये धातु अधातु दोनों के साथ हो सकती है। क्या आयनिक बंध जो है धातु अधातु दोनों के साथ हो सकती है। ये इलेक्ट्रॉन को आदान प्रदान करते हैं, क्या ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से लेते देते रहते हैं। सहसंयोजक बंध जो होता है कोवैलेंट बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन को साझा होने से बनता है, क्या इलेक्ट्रॉन को साझा मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन देता है तो एक इलेक्ट्रॉन लेता भी है। जैसे आप सभी साझा करने वाले 11th में पढ़े होंगे, वही इलेक्ट्रॉन को साझा करके बनता है। आमतौर पे ये दो धातु के साथ होती है, किसके साथ होती है, धातु के साथ। इसके साथ आप सभी को ऑब्जेक्टिव इस पे ऑब्जेक्टिव भी आएगा और इससे क्वेश्चन भी आता है, क्या इससे क्वेश्चन भी आता है। इनके बाद हो गया हाइड्रोजन बंध, क्या हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बंध क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ये एक विशेष प्रकार का द्विध्रुवीय आकर्षण बल है, क्या द्विध्रुवीय आकर्षण बल है जो हाइड्रोजन परमाणु उच्च विद्युत ऋणात्मकता परमाणु जैसे फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ बीच में होता है, क्या उच्च विद्युत ऋणात्मकता, ये जो है उच्च विद्युत ऋणात्मकता तत्व कहलाते हैं। फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन वाले ग्रुप जो होती हैं उच्च विद्युत ऋणात्मकता कहलाती है। और इनका जो है ये जो है ना विद्युत ध्रुव आकर्षण के कारण होता है, क्या ये एक विशेष प्रकार का विद्युत ध्रुव आकर्षण है, मतलब विद्युत ध्रुव आकर्षण के कारण ये हाइड्रोजन बंध बनता है, क्या हाइड्रोजन बंध बनता है। इनके बाद VSEPR जो होता है थ्योरी, ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन जोड़ी प्रतिकर्षण, क्या प्रतिकर्षण। VSEPR का फुल फॉर्म होता है, यह बताता है कि अणु की ज्योमेट्री में केंद्रीय परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होती है ना, ये संख्या पर निर्भर करते हैं। मतलब कि जितना संख्या रहना चाहिए वो हर तरफ रहना चाहिए, क्या हर तरफ रहना चाहिए। जैसे यहाँ ऐसे पड़े होंगे, कार्बन का ऐसे पड़े होंगे, तो चारों तरफ सेम होना चाहिए, जिसके कारण ये अस्थायी हो सकता है, क्या अस्थायी हो सकता है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसी को बोलते हैं, क्या वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन इसी को बोलते हैं। यह सिद्धांत जो है ना VCR सिद्धांत जो है ना 1940 में आया था और इसको एक वैज्ञानिक ने दिया था, दो वैज्ञानिक मिलकर दिया था। पहला वैज्ञानिक का नाम था सिडविक और दूसरा वैज्ञानिक का नाम था पवेल नाम था। ये कब दिया था, 1940 में दिया था। यह सिद्धांत कब दिया था, 1940 में सिद्धांत दिया था। यह कहा था कि अणु जो होता है ना, अणु और वो जो होता है ना, ये एक
नियम के अनुसार निर्धारित किया गया, जिसको जितना चाहिए उतना ही में वो अस्थायी हो जाता है, मतलब बैलेंस हो जाता है, सही हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को दान प्रदान करके आकर्षित हो जाता है, प्रतिकर्षित हो जाती है, मतलब कि सही हो जाती है, एक लेवल में आ जाती है, वही एक VSEPR थ्योरी कहलाती है। क्या थ्योरी कहलाती है। और इसके बाद आप सभी को देखने को मिलेगा थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स में अलग अलग नियम होते हैं, प्रथम द्वितीय और तृतीय नियम होती है। इनके बाद ऊष्मागतिकी का मूलभूत सिद्धांत क्या होती है और इनके कारण जो होती है नियम कितने कितने होती है, कौन कौन सा नियम के कारण अपना थर्मोडायनामिक्स यूज किया जा सकता है, मतलब कि ऊष्मागतिकी जो होती है वो कितने प्रकार के होते हैं, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बारे में डिटेल क्लास अगले क्लास में पूरी तरह से थर्मोडायनामिक्स का करने वाले हैं। इनके बाद इस पे जो है एक बेहतरीन लेक्चर आएगी 30+ क्वेश्चन का, जो आपके इसी से रिलेटेड रहेगा, और जो 30 क्वेश्चन आएगी वो आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा। क्या आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड रहेगा। हर वो 30 क्वेश्चन से 2-3 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आने की संभावना रहेगी और आएगी भी। अगर आप सभी एग्ज़ाम दे के आते हैं तो आप सभी इस चैनल से पूरी जानकारी बेहतरीन तरीके से बता सकते हैं कि हाँ इस क्लास से आया था क्वेश्चन। तो चलिए आज की क्लास को यहीं तक समाप्त करती है। अगली क्लास में आया जाएगा तो थर्मोडायनामिक का लेके आया जाएगा और थर्मोडायनामिक पे ख़त्म किया जाएगा। इसके बाद ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। उनके बाद 30+ क्वेश्चन जो आप सभी को बता दिया गया था, इस चैप्टर से 50 क्वेश्चन चलने वाले हैं, 50 के आसपास, तो 50 क्वेश्चन के आसपास चलेगी। तो जय हिंद। इस लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। आप सभी चाहिए इस चैनल से जुड़ने के लिए तो जुड़ जाइए, और इस तरह का लेक्चर आप सभी को मिलते रहेगा आपके एग्ज़ाम तक। जय हिंद। फर्स्ट क्लास में लेक्चर 1 लेक्चर 2 हो सकती है, लेक्चर 1 लेक्चर 2 हो सकती है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का 30 to 50 क्वेश्चन का 30 to 50 क्वेश्चन जो हर चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप सभी को मिल रहा है वह लेक्चर 1 to लेक्चर 2 हो सकता है। क्या लेक्चर 1 लेक्चर 2 हो सकती है, कहा है कि बहुत लंबी हो सकती है तो इसलिए लेक्चर 1 2 में रख देती हैं। लेकिन जब भी महामैराथन क्लास आएगी उसमें से महामैराथन क्लासेज में 200 से प्लस क्वेश्चन करवाया जाएगा, 300 प्लस क्वेश्चन करवाया जाएगा एक सेशन में। तो आप सभी बने रहिएगा और इस चैनल के माध्यम से आप सभी को सपोर्ट मिलने वाला है। बात करें ये किसके लिए है अनिवार्य, तो ये सारे बोर्ड के लिए अनिवार्य है, जितने भी यानी कि बिहार, यूपी, झारखंड जितने भी हैं ना, MP, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, पंजाब, ये सारे स्टूडेंट कर सकते हैं। और बात करें ये क्लास कब चलती हैं, सुबह 7:15 में चलती हैं। क्या बात करें सुबह 7:15 AM में चलती हैं क्लास। इन चैनल के माध्यम से आप सभी को सबसे पहले चैप्टर वाइज थ्योरी मिलेगी और थ्योरी का PDF मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। इनके बाद 5000 क्वेश्चन मिलेगी, 5000 क्वेश्चन का PDF मिलेगी टेलीग्राम ग्रुप में। PYQ मिलेगी, क्या PYQ का सोल्व मिलेगा। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया जाएगा 5 से 7 वर्षों का यूट्यूब पे करवाया जाएगा आपके लिए, आपको बिल्कुल फ्री में। और महामैराथन जो क्लास होती है वह भी आप सभी को चलने वाले हैं। लेकिन जो स्टूडेंट चाहते हैं कि किसी का कोर्स लेके करने के लिए वो सब आप सभी ले सकते हैं, आपके पास पैसा है तो ले सकते हैं। लेकिन इस चैनल के माध्यम से बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। क्या बिल्कुल फ्री में पढ़ाया जा रहा है। तो आप सभी को एक बार चांस मिलना चाहिए कि हाँ देखते हैं लेक्चर कैसा है, क्या हमको समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। एक बात आप सभी याद रखिएगा, अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बना सकते, एक छोटा क्वेश्चन भी नहीं बना सकते हैं। जैसे आपसे कोई फार्मूला पूछ दे, आप तो याद किए हैं, कभी कभी भूल जाते हैं, लेकिन उसी को अगर कॉन्सेप्ट से बनाते हैं, मतलब कि फार्मूला, जैसे आप सभी को पता होगा कि फार्मूला कैसे बनता है, फार्मूला कैसे शुद्ध यानी कि टूटता है, कैसे प्रूव होता है, आप सभी जानते हैं। मैथ का, फिजिक्स का, इन सारे में फार्मूला है। जल्दी इन पे भी सेशन आएंगे और आप सभी को बताया जाएगा। जैसे त्वरण का फार्मूला होता है तो इनका डायमेंशन क्या होगा, दूरी का डायमेंशन क्या होगा, ज्योति तीव्रता का डायमेंशन क्या होगा, विद्युत धारा का डायमेंशन क्या होता है, पूरा डिटेल में इस चैनल के माध्यम से मिलने वाले हैं। तो लेकिन आप सभी को इस चैनल से जुड़ जाना चाहिए और क्लास करना चाहिए कंटिन्यू। तो चलिए आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। BSc नर्सिंग बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर आपके सामने
PDF खुल के आ गया और इसमें जो लिखा गया विविधता क्या है, क्या विविधता क्या है, व्हाट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी विविधता एक अर्थ है कि भिन्नता या अलग अलग प्रकार का होना, यानी कि विविधता का मतलब होता है भिन्नता, मतलब कि कुछ अलग होना, क्या अलग अलग प्रकार का होना, क्या अलग अलग प्रकार का होना। एक नॉर्मल तरीका से आप सभी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप सभी को समझ में आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जब हम जीवों की विविधता का बात करते हैं, मतलब जीवों के बारे में अगर हम जानकारी लेते हैं, जीवों को अलग अलग प्रकारों से कोशिश करते हैं देखने के लिए, तो इनका मतलब होता है कि पृथ्वी पे अलग अलग तरह का जीव जंतु होती है, क्या पेड़ पौधे मौजूद होती है, जिसमें से वैज्ञानिकों का अनुमान था कि हमारे पृथ्वी पे लगभग 1.7 से 1.8 मिलियन, क्या मिलियन को क्या बोलते हैं, लाख बोलते हैं, क्या मिलियन को लाख बोलते हैं। तो यहाँ पे 1.7 है तो 17 से 18 लाख हो गया। 18 लाख तरह के जीव मौजूद होती हैं, क्या ये जो पृथ्वी है, हमारे पृथ्वी है, इन पे 17 से 18 लाख तरह के जीव मौजूद हैं, मतलब कि यहाँ पे उपस्थित है, अपने पृथ्वी पे हैं, और जिन्हें अभी तक खोजा गया है, यानी कि इन सारे को अभी तक में खोजा गया है। 17 से 18 हज़ार मौजूद जीव हैं, उनको अभी तक में खोजा गया और नाम दिया गया है, अलग अलग तरह का नाम दिया गया, जैसे सभी जीव एक दूसरे को बहुत अलग देखने को मिलता है, क्या जो एक जीव है वो दूसरे जीव की तुलना में बहुत ही अलग होती है, भिन्न होती है, क्या भिन्न होती है, चाहे वो उनका आकार हो, रंग हो, स्थान हो, खाने पीने का आदतें हो, सारा चीज़ में अलग होती है। क्या विविधता मतलब होती है, आप सभी जान गए विविधता मतलब क्या होती है, भिन्नता, क्या अलग अलग होना, भिन्नता अलग अलग होना। और पृथ्वी पे है जीवों का जो है, जीव जो है 17 से 18 लाखों के एभव में, यानी कि धरती पे मौजूद है, मतलब है जानवर और जीव जंतु है, और इसमें जो है यह इनका आकार, रंग, स्थान, यह खाने पीने की आदतें सब कुछ अलग होती हैं, क्या इनका खाने पीने का अलग सब कुछ होती है। मनुष्य का भी बात करें तो उसका भी आ सकता है, लेकिन भिन्नता ही जैव विविधता कहलाता है, क्या भिन्नता मतलब अलग अलग होना ही जैव विविधता कहलाता है, क्या जैव विविधता कहलाता है। जैव विविधता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी, क्या बायोडाइवर्सिटी कहलाती है, क्या बायोडाइवर्सिटी कहलाती है। इस तरह से आप सभी को बायोडाइवर्सिटी को, यानी कि डाइवर्सिटी को पढ़ना है वर्गीकरण, मतलब क्लासिफिकेशन। जब इन सारे जीव है, जब इतने सारे जीव हैं, जब हमारे शरीर पे 17 से 18 लाख जीव है, तो उनका अध्ययन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इस समस्या को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने वर्गीकरण का विकसित की, और वर्गीकरण का मतलब है कि जीवों को उनकी क्षमता, समानता और भिन्नता, मतलब कि जितना समानता मिलनी चाहिए एक जीवों की और भिन्नता जो हैं, और आधार पे समूहों में बांटा गया, अलग अलग समूह में बांटा गया। जैसे कि एक कैटेगरी को अलग से रखा जाएगा, दूसरे कैटेगरी को अलग से रखा जाएगा, जिनका भिन्नता अलग है उनको अलग से रखा जाएगा, समानता जिनका अलग है उनको अलग से रखा जाएगा। वर्गीकरण का मतलब हुआ बांटना, क्या बांटना, अलग अलग कैटेगरियों में बांटना, समूहों में बांटना। तो आगे क्या कहती है चलिए जानते हैं। ये जो है ना डिटेल में पढ़ेंगे, इस पे क्वेश्चन भी करेंगे, आप सभी को बहुत ही मज़ा आने वाला है। बायोलॉजी में बहुत ही बढ़िया चैप्टर हैं, आप सभी को जानते ही हैं, क्या बायोलॉजी में बहुत ही बढ़िया चैप्टर है, आप सभी के रिलेटेड है। तो आप सभी को जब रिलेटेड आएगा तो आप सभी को बहुत ही खुश रहिएगा कि हाँ इस चैनल के माध्यम से कुछ मिल रहा है, कंटेंट के साथ कॉन्सेप्ट भी मिल रहा है। अगर आप सभी को अभी तक समझ में आया होगा तो आप सभी कमेंट करके बताते रहिए। यह प्रक्रिया जो होता है ना, पदानुक्रम, क्या पदानुक्रम के रूप में होती है, और जिसमें सबसे बड़े समूह से छोटे समूह तक जीवो रखे जाते हैं, यानी कि बड़े समूह से लेकर छोटे समूह तक पदानुक्रम में रखा जाता है, सीरीज में रखा जाता है। पदानुक्रम का मतलब हुआ जगत, किंगडम, क्या किंगडम ये सबसे बड़ा समूह हुआ, किंगडम जो होती है सबसे बड़ा समूह हो गया। आगे जो है इसी लेक्चर में, इसी PDF में आप सभी को जगत का परिभाषा भी देखने को मिलेगा, क्या जगत का परिभाषा देखने को मिलेगा, संघ का परिभाषा, वर्ग का परिभाषा, गण का परिभाषा। लेकिन अभी आप सभी एक थोड़ा रिव्यू लेते चलिए। तो संघ क्या होता है, यह जगत की सबसे छोटी समूह होते हैं। वर्ग जो होते हैं संघ का जो है छोटा समूह होता है। गण जो होते हैं वर्ग का छोटा समूह होता है,
कुल जो होती है गण का छोटा होता है, वंश जो होता है कुल का छोटा होता है, वंश जो है कुल का छोटा होता है। आप सभी सुने होंगे वर्ग, संघ, गण, कुल, वंश, जाति, ये सब सुने होंगे। क्या आप सभी ये सब सुने होंगे? अगर नहीं सुने हैं तो आज की क्लास में सुन लीजिएगा कि कैसे कैसे कैटेगरियों में बांटा गया है, क्या कैसे कैसे कैटेगरियों में बांटा गया है। और जाति क्या होती है? यह एक वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। जाति वर्गीकरण यानी बांटने वाले की सबसे छोटी इकाई। वंश से छोटा कौन होता है? वंश से बड़ा कौन होता है? कुल होता है। और जाति से बड़ा क्या होता है? वंश होता है। वंश मतलब जाति सबसे छोटा होगा। और यह वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई होती है। वर्गीकरण यानी बांटे गए जो एक लाइन है जो कैटेगरी में रखा गया है, तो जो जाति आती है ये एक सबसे छोटी इकाई होती है वर्गीकरण का। इस तरह से उदाहरण के लिए मानव का वर्गीकरण देखा जाए, तो आपके सामने है मानव का वर्गीकरण। जगत जिनको एनिमेलिया बोलते हैं, इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। क्या इनके बारे में पूरे डिटेल से पढ़ेंगे? अभी आप सभी रिव्यू लेते चलिए। संघ जो होती है जिनको कॉर्डेटा बोलते हैं, वर्ग जो होते हैं ममेलिया होती है, गण जो होते हैं पैमेंटस होती है बोलते हैं, और कुल को क्या बोलते हैं? होमिनिडे बोलते हैं। वंश को होमो बोलते हैं और जाति को एस्पियंस बोलते हैं। क्या एस्पियंस बोलते हैं? ये आपका इंग्लिश वर्ड्स हुआ। क्या इंग्लिश वर्ड्स हुआ, नाम हुआ। जगत का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्या जगत का नाम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? और मानव के अनुसार कैसे वर्गीकरण किया गया, उदाहरण के लिए बताया गया, और उदाहरण में देख लिया। अगला होते हैं नामांकन। कैसे नामांकन पढ़ा? क्या नामांकन पढ़ा? किसी का नाम कैसे आया? क्या नाम कैसे आया? नोमेनक्लेचर। प्रत्येक जीव का एक वैज्ञानिक नाम होता है। प्रत्येक जीव का जो होते हैं ना कुछ स्पेसिफिक नेम होते हैं, वैज्ञानिक नाम होते हैं जो यूज किया जाता है हर वो जगह, ताकि दुनिया भर में वैज्ञानिक उसे एक ही नाम से पहचान सके। क्या जैसे मेढक है तो मेढक के नाम से ही पहचानते हैं। मनुष्य है तो हर वो मनुष्य का अलग अलग नाम दिया गया है। लेकिन हर वो जैसे कुल यानी मेला में देखा जाए, भीड़ सभा में देखा जाए, मनुष्य रहता है, वहाँ पे नहीं बोल सकते इसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है। वहाँ पे ये कह के नहीं बुला सकते हैं, नाम पुकारिएगा तो नहीं वो उसको सुनाई देगा। इसलिए वहाँ पे जितना भी आदमी रहेगा उनको एक आवाज़ लगाइएगा तो आप सभी को देखने को मिलेगा हाँ शायद हो रहा है। लेकिन आप सभी देखा जाए किसी का स्पेसिफिक नेम होता है, वैज्ञानिक नाम होता है, जिनके अनुसार जिनको मना यानी कि बुलाया जाता है। जैसे आदमी का भी नाम देखा जाए तो दिया जाता है, वो एक नाम दिया गया है और उसी नाम से अगर उनको पहचानते हैं, पुकारते हैं। आगे टॉपिक देखने को मिलेगा आप सभी को द्विपद। क्या द्विपद नामांकन? बिनोमियल मोनोकल्चर। प्राणी कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक ने कैरोलस और लिनियस नाम का वैज्ञानिक जो था ने दी थी। क्या द्विपद नामांकन जो होती है, द्विपद नामांकन बायनोमिकल नोमोकल्चर, ये जो कौन वैज्ञानिक दिया था? कैरोलस लिनियस दी थी। और इस प्रणाली के अनुसार हर जीव का नाम दो हिस्से होते हैं। क्या दो हिस्से होते हैं, दो नामें होती हैं। क्या इस नियम के अनुसार, इस वैज्ञानिक के अनुसार दो नियम में दिया गया। पहला हिस्सा वंश जो होती है, वंश का नाम है, और दूसरा हिस्सा जाति का नाम है। क्या जाति का नाम होता है। पहला हिस्सा जो होती है, पहला हिस्सा में वंश किस जीन्स से है, जीन्स का एक चैप्टर ही है। जीन्स आगे चल के चैप्टर पढ़ेंगे और बहुत ही मज़ा आने वाली है। इसमें डायग्राम के साथ आएगी। क्या जीन्स का जो क्लास आएगी डायग्राम के साथ आएगी, आप सभी को पढ़ने में मज़ा आ जाएगा। क्या पढ़ने में मज़ा आएगा? जैसे रिप्रोडक्शन जो आती है पढ़ने में आप सभी को मज़ा आ जाएगा, उसी तरह जीन्स भी पढ़ने में मज़ा आएगा। कैसे एक आदमी का जन्म होती है, कैसे जीन्स मिल के कैसे किसी का जीन्स पता करता है, कैसे क्या होते हैं जीन्स के बारे में पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आज की क्लास अभी शुरुआत करिए और इसमें हिस्सा जाति और जाति का नाम पे दूसरा जो हिस्सा होती है वह जाति के नाम पे बनाया गया। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? होमो सेपियस। क्या होती है? होमो सेपियस होती है। और आम वैज्ञानिक नाम दिया था
मैंगीफेरा इंडिका, क्या मैंगीफेरा इंडिका यानी कि आम का जो एक स्पेसिफिक नेम होता है, अगर कोई स्टूडेंट एग्रीकल्चर से है तो उनको पता होगा मैंगीफेरा इंडिका किसका नाम है, क्या आम का एक वैज्ञानिक नेम है, एक स्पेसिफिक नेम है। मनुष्य का जैसे होमो सेपियस बोलते हैं, क्या सेपियस बोलते हैं, इसी तरह आम को मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं। इस तरह से आप सभी को 5 जगत में वर्गीकरण किया गया है। किसको, तो आप सभी जानते हैं। अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप सभी बताइए, अभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप सभी को क्या याद है, आप सभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो कमेंट करके बताइए, क्या कमेंट करके बताइए क्या कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, यानी कि ये थ्योरी समझिए। कहता है 5 जगत में वर्गीकरण किया गया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। RH व्हिटेकर, क्या व्हिटेकर, RH व्हिटेकर ने 1969 में जीवों के 5 मुख्य जगत में बांटा गया, वर्गीकृत किया गया, रखा गया। और यह वर्गीकरण जो होती है कोशिका की संरचना, कोशिका का कैसे कैसे संरचना होती है, आप सभी क्लास 10th में 11th 12th में कोशिका पढ़े होंगे। तो कोशिका कैसे कैसे संरचना होती है, पोषण के तरीके क्या क्या होती है, क्या पोषण का तरीका क्या क्या होती है, और शारीरिक संगठन का आधारित पर किया गया, वर्गीकृत किया गया, क्या वर्गीकृत किया गया। तो चलिए इनसे आगे जानकारी प्राप्त करते हैं। वैज्ञानिक का नाम क्या था, RH व्हिटेकर, जो 1969 में 5 मुख्य जगत का नाम दिया गया था, वर्गीकृत किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था, जिसका किसके आधार पे, कोशिका के संरचना, पोषण के तरीके और शारीरिक संगठन के आधारित पर। और पहला देखने को मिलेगा जगत मोनेरा, किंगडम मोनेरा। यह एक सबसे सरल और कोशिकीय होती है, एक कोशिकीय जीव होती है, क्या सबसे सरल होती है और एक कोशिकीय जीव होती है। एक कोशिकीय जीव आप सभी जानते हैं, तो इनमें स्पष्ट केंद्रक होती है, नहीं होते हैं, क्या इसमें केंद्रक नहीं होता है। जगत मोनेरा में जो होते हैं, मोनेरा में एक केंद्रक नहीं होता है, क्या स्पष्ट केंद्रक नहीं होते हैं, न्यूक्लियस नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए जीवाणु मतलब बैक्टीरिया, क्या बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एलेंग, इनका जो होती है केंद्रक नहीं होता है, क्या केंद्रक नहीं होते। आप सभी 11th 12th के बायोलॉजी में पढ़े होंगे, 10th के बायोलॉजी में पढ़े होंगे जीवाणु के बारे में, तो वहाँ का उसका केंद्रक नहीं होता है। तो जगत मोनेरा में केंद्रक देखने को नहीं मिलता है, ये एक कोशिकीय जीव होती है, क्या जगत मोनेरा जो होती है एक कोशिकीय जीव होती है। इस तरह से जगत प्रोटिस्टा कहते हैं, जगत प्रोटिस्टा क्या कहते हैं, किंगडम प्रोटिस्टा, ये एक कोशिकीय होती है, ये भी एक कोशिकीय जीव होती है, यह भी एक कोशिकीय जीव होती है जगत प्रोटिस्टा। और इसका स्पष्ट केंद्रक होती है, क्या इनमें जो होती है केंद्रक होती है, क्या केंद्रक होती है। और कुछ सोपोसी भी होती है, इनमें कुछ सोपोसी भी होते हैं, परपोसी सुपोसी जानते होंगे। पर सोपोसी मतलब हुआ अपना भोजन खुद से तैयार करना, क्या अपना भोजन, सोपोसी का मतलब हुआ अपना भोजन खुद से तैयार करना, क्या अपना भोजन खुद से तैयार करना। अगर आप सभी इस चैनल को सपोर्ट करते हैं तो जल्दी आप सभी के सामने आके क्लास लेने की कोशिश करेंगे। अगर आपके सामने क्लास लेने की कोशिश करेंगे और आपके सामने क्लास लेंगे तो आप सभी को समझने में बहुत ही आसानी हो सकती है। तो आप सभी को इस चैनल के माध्यम से मिलने वाला है इतना कंटेंट, तो आप सभी यह चैनल को शेयर करें अपने दोस्तों तक, और उन सारे स्टूडेंटों को बोले कि इस बार फ्री में आप सभी BSc नर्सिंग कर रहे हैं, क्या BSc नर्सिंग कर रहे हैं, इनके लिए आप सभी को इतना सारे सॉल्यूशन मिलने वाले हैं। आप सभी को बता दिया गया कौन कौन सा सॉल्यूशन मिलेगा। सबसे पहली बात आप सभी को थ्योरी मिलेगी, थ्योरी के साथ कॉन्सेप्ट मिलेगा, कॉन्सेप्ट के साथ कंटेंट मिलेगा, ये चीज़ जान गए। और इनका जो है PDF कंटेंट तो आप सभी जान गए मिलेगा, तो वो टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। इनके बाद देखा जाए 50 to 100 क्वेश्चन, 30 to 50 एवं 100 क्वेश्चन आप सभी को इस चैनल के माध्यम से हर वह चैप्टर खत्म होते ही करवाया जाएगा। क्या हर वह चैप्टर खत्म होते ही करवाया जाएगा। किसी चैप्टर से 30 क्वेश्चन करवाया जाएगा तो किसी से 100 क्वेश्चन करवाया जाएगा। लेकिन आप सभी को महामैराथन क्लास में 5000 अलग से क्वेश्चन करवाया जाएगा, ये इस चीज़ का भी गारंटी लेते हैं हमने। तो आप सभी इसको शेयर कर सकते हैं। और इतना और देखा जाए तो 5 से 7 वर्षों का PYQ भी सोल्व करने वाले हैं, और आपके सामने सोल्व करेंगे तो आपको महसूस, यानी कि आपके अंदर से जिज्ञासा आएगा कि हाँ ये चैनल मेरे लिए सही है, 2026 के लिए सही है, प्रिपरेशन के लिए, तो आप सभी जोड़ सकते हैं।
और इसमें क्या कहता है आगे, और कुछ परपोषी दूसरे पर भी निर्भर रहता है। क्या कुछ परपोषी जो होती है, एक तो सोपोषी इसमें जगत प्रोटिस्टा में जो होती हैं सोपोषी तो होती हैं जो खुद से खाना बना लेती हैं, लेकिन इसमें परपोषी भी होती हैं जो दूसरे पे निर्भर रहती है। यहाँ पे कुछ लिखा है और दूसरा लिखा है निर्भर रहती है किसी और पे, जिसको परपोषी बोलते हैं। उदाहरण के लिए देखा जाए, अमीबा जो अपना भोजन स्वयं तैयार करता है, और पैरामीशियम ये जो है खाना के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। आप सभी बायोलॉजी पढ़े थे तो आप सभी जानते होंगे। अगला कहता है, अगला आप सभी का वर्गीकरण का तीसरा हिस्सा जो है, वर्गीकरण यानी बांटे गए समूह का तीसरा हिस्सा जगत फजाई है। क्या किंगडम फंगी है। क्या किंगडम फंगी क्या होता है, फंगी कैसे होता है, फंगी कैसे लगता है, इनके बारे में जानते हैं। ये एक बहुकोशिकीय जीव है। क्या फंगी जो होती है बहुकोशिकीय जीव होती है। इनमें कोशिका भित्ति सेल वाल होती है। क्या कोशिका भित्ति सेल वाल होती है, किसमें, फंगी में सेल वाल होती है, कोशिका भित्ति होती है, लेकिन अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। क्या फंगी जो होती है अपना भोजन जो होती है खुद नहीं बनाती है। फंगी अपना भोजन जो है खुद नहीं बनाती है, और ये जो है मृत और सड़े गले पदार्थों से पोषण लेते हैं। क्या मृत और सड़े गले पदार्थों से पोषण लेती है और मृतपोषी कहलाती है। ये जो होती है फंगी, यह एक मृतपोषी कहलाती है। क्या मृतपोषी कहलाती है कौन, फंगी। और ये जो है मृत और सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण तैयार करता है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो खमीर जिसको ईस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में ईस्ट बोलते हैं। कवक क्या मशरूम, जिसको क्या कवक को क्या बोलते हैं, मशरूम बोलते हैं। आप सभी को क्लास कैसे लग रहा है, आप सभी कमेंट करके क्लास ख़त्म होते ही आप सभी बताइएगा। अगर आप सभी कमेंट करते हैं तो हमको अगर एनर्जी आएगा, और यह जो एनर्जी आएगी कैसे आएगी, आप सभी कमेंट करिएगा तो एनर्जी आएगी, तो आपको इससे भी बेहतरीन लाया जाएगा। अगर आप सभी हमको कमेंट करते हैं तो आपके लिए जितना अच्छा हो सके उतना अच्छा देने का कोशिश करेंगे हम। तो आप सभी कमेंट करते रहिएगा। और अगला है जगत प्लांटी। क्या प्लांटी, किंगडम प्लांटिंग क्या होता है, इनके बारे में चलिए समझते हैं। इनमें सभी पेड़ पौधे आते हैं, यानी जगत प्लांटी में जो होती है ना, किंगडम प्लांटी में सारे पेड़ पौधे आते हैं, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं सारे आते हैं। और ये बहुकोशिकीय और स्वपोषी होती है। क्या बहुकोशिकीय और स्वपोषी होती है। बहुकोशिकीय मतलब एक से अधिक कोशिकाओं से बनी होती है। स्वपोषी मतलब खुद से भोजन तैयार करता है, जैसे प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन तैयार करना। क्या पेड़ पौधा जो होती है प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन तैयार करता है। ये आप 8, 9, 10th में ही पढ़े हैं। और इनमें कोशिका भित्ति होती है। क्या इनमें जो है कोशिका भित्ति होती है। जगत प्लांटिंग में जो होते हैं, प्लांटी में कोशिका भित्ति होती है। और उदाहरण के लिए देखा जाए पपैया और गुलाब, अलग अलग पेड़ पौधे भी होता है, ऐसे नहीं है सिर्फ पपैया और गुलाब। उदाहरण के लिए आप सभी को बताया गया। आम का भी पेड़ होता है, अमरूद का भी पेड़ होता है। वो सब अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। पेड़ पौधा क्या करता है, अपना भोजन स्वयं तैयार करता है। अगला जो आज की वर्गीकरण का जो है लास्ट टॉपिक है, जिसका नाम जगत एनिमेलिया है, जिसको किंगडम एनिमेलिया बोलते हैं। इनमें सभी जीव जंतु आते हैं। इनमें जो है सारे प्रकार के जीव जंतु आते हैं, जितने प्रकार के जीव जंतु हैं। ये बहुकोशिकीय और परपोषी होती है। क्या यह जो होती है जगत एनिमेलिया, यह एक बहुकोशिकीय और परपोषी होती है, मतलब दूसरे से खाना निर्भर रहती है। खाना के लिए दूसरे पर निर्भर रहता है। क्या खाना के लिए जगत एनिमेलिया में दूसरे पर निर्भर रहती है। आप सभी इस चैनल को शेयर करते हैं और ये क्लास फ्री में करना चाहते हैं, और कोई भी स्टूडेंट पैरामेडिकल में है उनको भी आप सभी शेयर करके आप सभी बता सकते हैं। इस चैनल के माध्यम से 1:15 में क्लास चलती है पैरामेडिकल को, और 7:15 में चलती है ये आपका क्या बीएससी नर्सिंग का। सुबह में 1:15, दोपहर में चलती है पैरामेडिकल का, और डेली चलती है। तो हर दिन अलग अलग सब्जेक्ट चलती हैं। तो आप सभी जुड़ने का कोशिश करिए। और अगला देखा जाए, ये एक दूसरे पर निर्भर रहता है। क्या जगत एनिमेलिया जो होती है जगत दूसरे पर निर्भर होती है। ये एक बहुकोशिकीय
जीवाणु होती है और इसका जो कोशिका भित्ति नहीं होता है, इनका कोशिका भित्ति नहीं होता है। जगत एनिमेलिया का कोशिका भित्ति नहीं होता है। उदाहरण के लिए देखा जाए मनुष्य ह्यूमन जिसको बोलते हैं, लायन शेर, जानवर में लायन ले लिए, शेर ले लिए, बाघ ले लिए, टाइगर जिसको बोलते हैं, इनके बाद अलग अलग जानवर जितने भी आते हैं ना सारे, ऑक्स बैल जिनको बोलते हैं, भैंस बैफेलो जिनको बोलते हैं, अलग अलग जितना भी है ना सारे हो सकती हैं। जीव जंतु के बारे में बात किया है। और यह वर्गीकरण जीवों के अध्ययन के आसान व्यवस्थित बनाता है। यह जो अभी वर्गीकरण पढ़े हैं तो आप सभी को कैसा लगा, आप सभी को कमेंट करके बताना। अगले क्लास में वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार और महत्व जानेंगे, क्या क्या महत्व हुआ। ये चैप्टर बहुत ही लंबा है, क्या बहुत ही लंबा, बहुत सारे के लिए ये है। तो यानी कि पिछले क्लासों में इससे ऊपर पढ़ लिए थे, आज पढ़ रहे हैं वर्गीकरण का वैज्ञानिक आधार पर महत्व क्या होता है। वर्गीकरण केवल जीवों के समूह में बांटने की प्रतिक्रिया नहीं है। जीव को जो है ना एक समूह में बांटने की प्रतिक्रिया नहीं है वर्गीकरण, बल्कि यह भी बताती है कि एक जटिल वैज्ञानिक की तरीका जो विकासीय संबंधों मतलब इन्वायरमेंटली रिलेशनशिप, मतलब कि इन्वायरमेंटल में जो रिलेशनशिप होते हैं उनके आधार पे भी आधारित किया जाता है। क्या ये जो इन्वायरमेंटल है, बाहरी वातावरण है, इनके आधार पे भी वर्गीकृत किया जा सकता है, करता है। वर्गीकरण का मतलब ये भी होता है। और अगला टॉपिक कहता है इन्हीं में समानता और भिन्नता क्या होती है। क्या समानता और भिन्नता, वर्गीकरण में जीवों की विज्ञानियों ने यह देखा कि कुछ जीव जो होती हैं जैसे शारीरिक संरचना, जैसे रीढ़ी हड्डियाँ, क्या रीढ़ की जो हड्डी होती है, शारीरिक संरचना मतलब रीढ़ की हड्डी अपने पीठ पे देखा जाए तो एक मोटा सा एक बीच में जो हड्डी होती है उसी को रीढ़ की हड्डी कहते हैं। ये सारे जीव जंतु में उपलब्ध होती है, जबकि कुछ में अलग होती है। क्या कुछ में अलग होती हैं, कुछ में अलग तरह के होती हैं, जो इसी आधार पर उन्होंने अलग अलग समूह में रखा गया है। यानी कि जिसका जो अलग अलग रीढ़ की हड्डियां होती है ना, उन रीढ़ के हड्डियों के अनुसार अलग अलग समानता और भिन्नता के अनुसार बांटा गया। ठीक, आप सभी को क्लास कैसा लग रहा है आप सभी कमेंट करके बताइए। और आगे जो आने वाला क्लास में और अच्छा क्लास चलने वाली है, क्या और अच्छा क्लास चलने वाली है, तो आप सभी लास्ट तक बने रहिएगा। क्या लास्ट तक बने रहिएगा। अगला जो टॉपिक है विकास का पथ, क्या है विकास का पथ, पाथ ऑफ एलुवेशन। क्या एलुवेशन, आधुनिक वर्गीकरण जैसे फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण, क्या फाइलोजेनेटिक वर्गीकरण जीवों के विकासीय ऐतिहासिक को दर्शाता है। क्या जीव का जो विकासीय कैसे कैसे विकास हुआ इसको ऐतिहासिक को दर्शाता है। पाथ ऑफ एलुवेशन एवं एक पेड़ जैसे पेड़ की तरह होती है। क्या यह एक पेड़ की तरह होती है जहाँ शाखा दिखती है और वो कैसे कैसे बढ़ती है, इनके बारे में, यानी कि इसको एक एग्जाम्पल के तौर में देखें तो पेड़ जब पौधा रहता है वो धीरे धीरे नम्हर होता है तो उनका नाम पेड़ हो जाता है। लेकिन जब कैसे कैसे विकसित हुआ इसी तरह को नाम को क्या किया गया, पाथ ऑफ, यानी कि विकास का पाथ नाम दिया गया। और कैसे कोई चीज़ का विकसित हुआ उनके बारे में, जीवों का कैसे विकसित हुआ उनके बारे में दर्शाया गया। पाथ ऑफ यानी विकास ऑफ पाथ का मतलब हुआ कि कौन सा जीव एक पूर्वज से विकसित हुए। और उदाहरण के लिए देखा जाए तो पक्षी और सरीसृप रिप्टिल्स दोनों ही एक ही विकासीय शाखा शाखा से निकले हैं। क्या ये जो है पक्षी और सरीसृप ये दोनों एक ही, जैसे होता है ना टहनिया से निकल के एक नया टहनिया बनाना, वही हुआ। आधुनिक वर्गीकरण के उपकरण क्या होता है। क्या आधुनिक में जो वर्गीकरण किया गया है उसका उपकरण क्या क्या होता है, चलिए जानते हैं। आजकल वर्गीकरण देखा जाए तो केवल बाहरी से विशेषताओं और आधारित नहीं है, जो वैज्ञानिक कई उन्नत उपकरणों का उपयोग करते हैं। क्या आजकल ऐसा जो विशेषता नहीं आधारित किया गया है, जो वैज्ञानिक कई नई तरीका के उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। और अगला टॉपिक उसी में जो है आणविक वर्गीकरण जो होता है, मोलिकुलर क्लासिफिकेशन। ये एक सबसे आधुनिक तरीका है जिसमें जीवों को DNA और RNA के विश्लेषण से किया जाता है। आधुनिक वर्गीकरण, अभी जो फिलहाल में वर्गीकरण बांटा जाता है
आप सभी कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हैं आप सभी को पता है और जानते हैं वर्गीकरण मतलब होता है बांटना। और आजकल जो आधुनिक में चल रहा है जैसे पीरियोडिक टेबल होता है, आधुनिक जो मोस्ले ने दिया था केमिस्ट्री में आप सभी पढ़े थे, उस तरह से अगर देखा जाए आधुनिक मतलब फिलहाल का अभी का जो चल रहा है, जो किस तरह से जीवों को अलग अलग किया जाता है डीएनए आरएनए चेक करके, क्या डीएनए आरएनए को एनालिसिस करके विश्लेषण करके, और इन जीवों को डीएनए से ज़्यादा मिलता जुलता होता है, यानी कि जीवों का जो डीएनए जो होते हैं ना, जिस जीव से मिलते जुलते रहता है उनको उसमें उनके तौर तरीके यानी कि उनके साथ रखा जाता है, उनके साथ क्या किया जाता है, रखा जाता है। अगला देखा जाए कोशिका विज्ञान क्या होता है, क्या कोशिका विज्ञान, इसमें कोशिका की संरचना, गुणसूत्रों, क्रोमोसोम की संरचना और उनके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। क्या कोशिका विज्ञान में क्रेटोलॉजी में जो होती है कोशिका की संरचना कैसी होती है, गुणसूत्र कैसी होते हैं, जिसको क्रोमोसोम बोलते हैं, की संख्या के आधार पर उनको व्यवहार को अध्ययन किया जाता है, उनके बारे में जानकारी अभी प्राप्त करेंगे। तो चलिए जानते हैं गुणसूत्रों और संरचना की कैसे कैसे आगे बढ़ी है, कैसे कैसे उनमें विकसित हुई है। जीवाश्म विज्ञान, क्या जीवाश्म विज्ञान क्या होती है, जीवाश्मों का जो अध्ययन करके हम यह पता लगा सकते हैं, क्या जीवाश्मों का अध्ययन करके हम यह पता लगा सकते हैं कि कोई जीवों का लाखों साल पहले कैसा था, यानी कि जीवाश्म विज्ञान को पता लगा करके क्या प्लेनेटोलॉजी लगा करके हम पता कर सकते हैं कौन सा जीव पिछले लाखों वर्ष पहले कैसे दिखता था, क्या कौन सा जीव पिछले लाखों वर्ष कैसे दिखता था, यह पता लगा सकते हैं जीवाश्म विज्ञान से। और आजकल के जीवों से उसका क्या संबंध है वह भी पता लगा सकते हैं जीवाश्म विज्ञान की मदद से। अगर आप सभी इनके बारे में बेहतरीन तरीके से जानकारी चाहते हैं तो आप सभी कमेंट करिएगा, तो आप सभी को एक बढ़िया सी सेशन लेके आया जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि पहले कौन सा जीव कैसा दिखता था, फिलहाल में कैसे दिखता है और उनका संबंध अभी के जीवों से क्या है। इन सारी बातों पे अगर इसके बाद इस टॉपिक में चाहिए जानकारी तो आप सभी कमेंट करिए। आपके लिए बेहतरीन क्लासेस के साथ बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी दिया जा रहा है, तो आप सभी जुड़ने का कोशिश भी करिए। तो अगला जो टॉपिक का नाम है विटेकर, क्या विटेकर के 5 जगत और वर्गीकरण के विस्तृत विश्लेषण क्या होते हैं उनके बारे में चलिए जानते हैं। वही टेकर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक का है, वही टेकर ये वैज्ञानिक का नाम है, पिछले क्लासों में पढ़े थे। वही टेकर जो होती है एक 5 जगत वर्गीकरण जीवों को उनके मूलभूत गुणों के आधार पे अलग अलग भागों में बांटा गया है, क्या अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो पहला नाम है क्या वही टेकर का पहला भाग का नाम है जगत मोनेरा, क्या जगत मोनेरा, जिसको मोनेरा बोलते हैं। ये एक प्रोकैरियोटिक, क्या प्रोकैरियोटिक जीव है, क्या है यह जो होती है जगत मोनेरा, यह एक प्रोकैरियोटिक जीव है, जो इसका मतलब होती है कि नाभिक में न्यूक्लियस के चारों ओर जो होती है झिल्ली, चारों ओर कोई झिल्ली नहीं होता है, क्या नाभिक के जो चारों ओर जो होती है कोई झिल्ली जैसी रचना नहीं होती है। झिल्ली आप सभी पढ़े थे 10th 11th 12th में। और इसका जो होती है डीएनए कोशिका द्रव के जैसे होते हैं, क्या कोशिका द्रव के जैसे होते हैं। अगली क्लास में आप सभी को दिखाया जाएगा कि यानी कि डायग्राम के साथ, जैसे यहाँ पे आप सभी को आया कोशिका झिल्ली की रचना कैसी होती है, क्या कोशिका झिल्ली की रचना कैसे होती है, कोशिका द्रव का रचना कैसे होता है, क्रेप्टोप्लाज्मा का फिगर कैसा होता है, ये सारे पीडीएफ में अटैच करके लाया जाएगा। इस पीडीएफ में नहीं अटैच कर पाए इसलिए आप सभी से माफ़ी चाहते हैं। अगले पीडीएफ में अगर आएंगे, अगले क्लास में जब आएंगे, बायोलॉजी का अभी बहुत सारे चैप्टर बचा है, उन सारे में जो है आप सभी को एक फिगर के तौर पे समझाया जाएगा, क्या फिगर के तौर से समझाया जाएगा। ये जो होता है कोशिका द्रवों में बिखरा रहता है और ये सबसे पुराने और सरलतम जीव माने गया है। यानी कि इनको जो है मोनेरा जगत में ये जो जीव है प्रोकैरियोटिक जो जीव है ये सबसे पुराना जीव के तौर पे माना गया है, क्या सबसे पुराने जीवों के तौर पे माना गया। अगला जो टॉपिक का है जगत
प्रोस्टिस्टा है, क्या प्रोस्टिस्टा। ये जो होती है यूकैरियोटिक होती है, क्या यूकैरियोटिक होती है। यहाँ पे देखिए ये है यूकैरियोटिक और ये जो है ये आप सभी को देखने को मिला था प्रोकैरियोटिक, क्या प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। ये सारे नाम देखिए जगत प्रोस्टिस्टा में आता है यूकैरियोटिक जीव, और इसका मतलब होती है कि इसके पास जो होती है झिल्ली जैसे झिल्ली से घिरा हुआ रहता है, क्या झिल्ली से घिरा हुआ रहता है। कहाँ पे? नाभिक के पास, क्या नाभिक के पास। और अन्य कोशिका गैंग से, अन्य कोशिका गैंग होना, कोशिका गंग क्या, और ओरिजिन सेल जो होते हैं, ओरिजिन सेल इनसे होती हैं, क्या कोशिका गैंग से होती हैं। और ये सब समूह जो होती है, समूह बहुत ही विविध तरीका से होती है, क्या बहुत ही विविध तरीका से, बहुत ही जटिल तरीका से होती है। और कोशिका जिसमें शैवाल, प्रोटोजोआ और कुछ कवक जैसे जीव शामिल होते हैं, क्या कवक जैसे जीव शामिल होते हैं, जीव शामिल होते हैं। कौन कौन? शैवाल, प्रोटोजोआ, कवक, इन सारे जैसे जीव शामिल रहते हैं। कहाँ पे? नाभिक और कोशिका गैंग के पास, अंग के पास। इस तरह से आप सभी को देखने को मिलेगा जगत फाइजाई फंगी, जिसको क्या बोलते हैं? फंगी बोलते हैं। जगत फंगी क्या होते हैं? यह कोशिका भित्ति कवक नामक पदार्थ से बनी होती है, क्या कवक नामक पदार्थ से बनी होती है। ये जो होती है कोशिका भित्ति कवक जैसे नामक पदार्थ से बनी होती है, कवक से बनी होती है। और ये परजीवी होते हैं, क्या परजीवी होती है, जो जीवित नहीं होती है, परास्टिक होती है। यह मृतपोषी भी कहलाती है, क्या मृतपोषी भी कहलाती है, जिसका अर्थ होता है कि यह अपना भोजन जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थों से प्राप्त कर सके, क्या जीवित या मृत कार्बनिक पदार्थों से अपना भोजन तैयार कर सके। और अगला जो होते हैं जगत प्लास्टिक, क्या जगत प्लास्टिक प्लाटी, क्या बोलते हैं? प्लांटी। इन जीवों में क्लोरोफिल होता है, क्या इन जीव में जो है ना, अगर प्लांटिंग में जो होता है, प्लांटिंग में इसमें क्लोरोफिल होती है। और जो उन्हें प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से भोजन तैयार होता है, क्या प्रकाश संश्लेषण, सूर्य के माध्यम से अपना भोजन तैयार करते हैं, सूक्ष्म बनाते हैं। और इन्हें आगे कई समूहों में बांटा गया है, क्या आगे जो है कई समूहों में बांटा गया है। जैसे देखा जाए तो थैलोफाइटा, क्या थैलोफाइटा, इनके बाद देखा जाए शैवाल, इनके बाद देखा जाए बायोफाइटा, क्या बायोफाइटा, इनके बाद देखा जाए मांस, बायोफाइटा जिनको मांस बोलते हैं, मांस भी बोल सकते हैं जैसे मांस। और टेरियोडोफाइटा, क्या टेरियोडोफाइटा, जिसको फर्न बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फर्न। और अगला जो नाम है जिमोनोस्पर्म, क्या जिमोनोस्पर्म, कोनीफर। और एंजियोस्पर्म, जिसको फूल वाले पौधे बोल सकते हैं। एंजियोस्पर्म को क्या बोलते हैं? फूल वाले पौधा। तो आप सभी जगत प्लास्टिक में जो होती हैं ये अपने से खाना बनाते हैं। और इसमें कुछ एग्जाम्पल हैं, कुछ समूह हैं, कुछ समूह का नाम आपके सामने रखे। शैवाल आप सभी जानते हैं, बायोफाइटा जानते हैं जिसको मांस बोलते हैं। फूल वाले पौधे को क्या बोलते हैं? एंजियोस्पर्म बोलते हैं। ये सारे आप सभी को जानना चाहिए। अगर नहीं जानते हैं तो आप सभी कमेंट करिएगा, तो बेहतरीन तरीके से समझाया जाएगा। आप सभी के लिए यह चैनल फ्री में आई है, तो फ्री का अनुभव लीजिए और जानकारी प्राप्त करिए हर वो टॉपिक का बेहतरीन से। आप सभी बेहतरीन कोई भी चीज़ का तैयारी करते हैं ना, तो ये जो क्लास चलती है 7:15 में चलती है, और यूट्यूब में चलती हैं और फ्री में चलती हैं। तो बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल का 1:15 में डेली चलती हैं। तो आप सभी जुड़ने का कोशिश करिए। और इस चैनल के माध्यम से फ्री में दिया जा रहा है कंटेंट, क्या ये सारे कंटेंट फ्री में दिया जा रहा है, कॉन्सेप्ट भी फ्री में दिया जा रहा है। तो आप सभी को सिर्फ एक काम करना चाहिए, जुड़ना चाहिए। क्या करना चाहिए? जुड़ना चाहिए। तो अगला टॉपिक का नाम है जगत एनिमेलिया, क्या जगत एनिमेलिया क्या होते हैं उनके बारे में चलिए जानते हैं। यह जीवों को भोजन को दूसरे पर निर्भर रखते हैं, क्या निर्भर रहते हैं, और दूसरे जीवों पर क्या करता है? निर्भर रहता है। इन्हें जो होती हैं कई संघों का विभाजित किया गया है, अलग अलग समूह में विभाजित किया गया, अलग अलग संघ में बदला गया, बांटा गया। जैसे देखा जाए पोरीफेरा, क्या पोरीफेरा, जिसको स्पंज बोलते हैं, सिलेट रेटा,
जिसको हाइड्रा बोलते हैं, हाइड्रा बोलते हैं। इसके बाद एनेलिडा, क्या, जिसको केचुआ बोलते हैं। एंथ्रोपोडा, जिनको कीट बोलते हैं। इंग्लिश हिंदी आप सभी के सामने लाया गया है, आप सभी खुद से समझ सकते हैं। स्पंज क्या हो सकती है, हाइड्रा क्या हो सकती है, केचुआ क्या होता है, कीट क्या होता है। इसके बाद कॉर्डेटा लिखा गया, रीढ़ की हड्डी, क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा को क्या बोलते हैं, रीढ़ की हड्डी। पीछे जो होती है जीवों में रीढ़ की हड्डी, उनको बोलते हैं कॉर्डेटा। आप सभी बायोलॉजी अगर पढ़े होंगे पहले से और नर्सिंग करना चाह रहे हैं तो आप सभी बायोलॉजी आप सभी का होगा फेवरेट सब्जेक्ट, तो आप सभी जानते हैं इन सब के बारे में। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट करिए, आप सभी को और बेहतरीन से समझाया जाएगा, डायग्राम के साथ समझाया जाएगा, क्या, इमेज के साथ समझाया जाएगा। और तो पर भी कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करिए, आप सभी के लिए बेहतरीन तरीका जैसे हो सके ना, जितना हो सके ना, इस चैनल के माध्यम से सपोर्ट मिलने वाले हैं। तो आप सभी कोशिश करिए जुड़ने का। तो अगला जो है टॉपिक का नाम जैव विविधता का महत्व। जैव विविधता सिर्फ एक जीवों का प्रकार का एक संग्रह नहीं है, क्या, जैव विविधता जो होती है जीवों के प्रकार का एक संग्रह नहीं है, बल्कि ये पृथ्वी पे पारिस्थितिक तंत्र, क्या, इकोसिस्टम जो है ना, इकोसिस्टम उनके लिए महत्वपूर्ण है। पारिस्थितिक तंत्र मतलब इकोसिस्टम जैसे चल रहा है ना, सारे चीज़ों के लिए ये जैव विविधता का महत्व है। सिर्फ जीवों के लिए नहीं है, सारे चीज़ों के लिए। पृथ्वी पे यानी ये जो पृथ्वी है, अर्थ है, इन पे जितने भी है ना, सारे के लिए इकोसिस्टम सेम है, महत्वपूर्ण है, क्या, महत्वपूर्ण है। इनके बाद देखा जाए पारिस्थितिक संतुलन कैसे कर सकते हैं। पारिस्थितिक संतुलन, प्रत्येक जीव अपनी अपनी भूमिका होती है, क्या, अपनी भूमिका होती है, चाहे वो खाद्य श्रृंखला फूड चेन काहे न हो, क्या, फूड चेन काहे न हो में हो या किसी और रूप में काहे न हो, तो उनका सारा का जो होती है अपना अपना होती है, क्या, अपना अपना भूमिका होती है। जैसे देखा जाए भोजन हमें जो भोजन होती है, दवाई, लकड़ी और अन्य वस्तुएं जैव विविधता में शामिल है। इन सारे जो है ना जैव विविधता में क्या है, शामिल है। कौन कौन, भोजन, दवाई, लकड़ी, कई अन्य वस्तु, जैसे जितना भी है ना पृथ्वी पे, सारे जैव विविधता में शामिल है, क्या, जैव विविधता में शामिल है। अनुसाधन, इसको अनुसाधन किस तरीके से कर सकते हैं, क्या, जैव विविधता को अनुसाधन किस तरह से कर सकते हैं। तो जैव विविधता में छिपी हुई नई दवाएं, फसलें और तकनीकी समाधान खोजने की असीम संभावना है। यानी कि इनको खोजना बहुत ही अच्छा रहेगा, और खोजेंगे तो अच्छा जानकारी प्राप्त होगा, क्या, अच्छा जानकारी प्राप्त होगा, वही जैव विविधता कहलाती है, जो अभी तक में मिल पाई है। आप सभी को पहली क्लास में बताया गया था, लेक्चर 1 में बताया गया था कि 17 से 18 लाखों का जीवों का जानकारी प्राप्त किया, उनको नामों के तरह वर्गीकृत किया गया, क्या, अलग अलग नामों में वर्गीकृत किया गया। इस तरह से अभी भी खोजना बाकी है, क्या, अभी भी खोजना बाकी है, दवाई का, फसलें का, तकनीकी जो नई नई तकनीकी आ रही है, इन सारे का। पर्यावरण की स्थिरता, क्या, जैव पर्यावरण की स्थिरता, अभी पर्यावरण की स्थिरता क्या है उनके बारे। जैव विविधता से भरा एक स्वस्थ पारिस्थितिक तंत्र पर्यावरण परिवर्तनों का बेहतर सामना कर सकता है, क्या, बेहतरीन सामना कर सकते हैं पर्यावरण। वर्गीकरण, क्या, क्लासिफिकेशन। अब चलिए समझते हैं पहले जो वर्गीकरण पढ़े थे उनमें और इसमें क्या डिफरेंस है। वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का मतलब होता है जीवों और उनकी समानता विभिन्नता के आधार पर समूहों को बांटना, क्या, समानता विभिन्नता के आधारों पर समूहों में बांटना। यह प्रक्रिया जीवों के अध्ययन को असमान बनाती है, क्या, जीवों के अध्ययन को असमान बनाती है और उनके बीच का विकासीय संबंधों को समझने में मदद मिलती है, क्या, उनके बीच का जो संबंध होती है, उनके बीच का विकास का संबंध होते हैं, उनके बीचों का संबंध को समझना वर्गीकरण कहलाता है, क्या, वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण के आधार कई होते हैं, कई वर्गीकरण के आधार होता है। तो पहला जो है वर्गीकरण का आधार को अलग अलग तरह से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं वर्गीकरण का आधार क्या होते हैं। वर्गीकरण का आधार जीवों की विशेषता को बताता है, क्या, समझाता है, बताता है, अंतर बताती है, समझाता है और अंतर बताती है, और उनके कुछ महत्वपूर्ण बातें शामिल हैं इस टॉपिक में। तो पहला है कोशिका की संरचना। जब जीव प्रोकैरियोटिक, क्या, प्रोकैरियोटिक बिना स्पष्ट केंद्रक के, क्या, बिना स्पष्ट केंद्र के, कोई केंद्रक नहीं होते हैं,
प्रोकैरियोटिक में जो होती हैं कोई केंद्रक नहीं होती हैं, यह यूकैरियोटिक में अस्वस्थ केंद्रक के साथ होती हैं। क्या यूकेंद्रक में यूकैरियोटिक में अस्वस्थ केंद्रक होते हैं के साथ होती हैं। और शारीरिक संगठन, क्या अब शारीरिक, क्या जीव एक कोशिकीय होती हैं, अनन्यूक्लियर होती हैं या बहुकोशिकीय मल्टी न्यूक्लियर होती हैं? क्या शारीरिक संगठन जो होती हैं क्या न्यूक्लियर या मल्टी न्यूक्लियर होती हैं? तो चलिए जानते हैं। पोषक का एक तालिका जो होती है क्या वे स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं? क्या आप सभी को पता है स्वपोषी अपना भोजन खुद बनाते हैं? जैसे पौधा जो होते हैं पेड़ के यानी कि प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से बनाती हैं। परपोषी दूसरे जीवों पर निर्भर रहती है, क्या दूसरे जीवों पर निर्भर रहती है, जैसे जानवर जो होती है दूसरे जीवों पर निर्भर रहती है। इस तरह से वर्गीकरण का पदानुक्रम, क्या वर्गीकरण का पदानुक्रम क्या होता है? वर्गीकरण का एक क्रमबद्ध प्रणाली होता है। क्या वर्गीकरण का एक क्रमबद्ध प्रणाली होता है जिसमें पदानुक्रम होते हैं। क्या जिसे पदानुक्रम कहते हैं, पदानुक्रम कहते हैं। यह प्रणाली सबसे बड़े और सामान्य समूह से रूप से होकर के छोटे और विशिष्ट समूह तक जाती हैं। क्या छोटे से लेकर विशिष्ट मतलब बड़ा, छोटा मतलब सबसे छोटा शुरू होकर के सबसे छोटे से विशिष्ट मतलब सबसे बड़ा तक पहुंचती है, उसका नाम पदानुक्रम कहलाती है। पदानुक्रम अलग अलग पद पे पहुंचना। जगत किंगडम, यह सबसे बड़ा और सबसे व्यापक समूह है। क्या किंगडम जो होती है जगत, यह सबसे छोटा, सबसे बड़ा और सबसे व्यापक समूह है जो सभी जीवों को 5 मुख्य जगतों में बांटा गया है। तो पहला का है मोनेरा, प्रोस्टिस्टा, फाइजा, प्लांटी एवं एनिमेलिया। इन सारी बातों पे चर्चा हो गई है पहले। अब संघ क्या होती है, वर्ग क्या होती है, गण क्या होती है, ये किसी टॉपिक में आता है। कुल क्या होती है, वंश क्या होती है, जाति क्या होती है, जो अभी चल रही है। क्या जो अभी चल रही है। वर्गीकरण का पदानुक्रम कैसे किया गया है, यानी कि वर्ग के तरह कैसे बांटा गया, क्या पद के अनुसार कैसे बांटा गया है, इन सारे बातों का अभी जिक्र किया गया। संघ में, वर्ग में, गण में। तो संघ क्या होती है, सबसे बड़ा संघ होती है। क्या जगत के बाद जो होती है, जगत के बाद संघ होती है। क्या ऊपर में जो जगत पड़े हैं इनके बाद जो होती है संघ होती है, संघ होती है। और इसका शारीरिक संगठन समानता के आधार पर होती है। संघों का बांटा जाता है। उदाहरण के लिए देखा जाए, रीढ़ की हड्डी वाले सभी जानवर जो होते हैं कोडेटा बोलते हैं। क्या कोलडेटा बोलते हैं, संघ में आते हैं। किस में आते हैं, संघ में आता है कौन, कोलडेटा। कैसा होता है, यह रीढ़ की हड्डी वाली होती है। क्या रीढ़ की हड्डी वाली कौन होता है, जानवर। वर्ग क्या होती है, तो संघ से छोटे हैं। क्या संघ से छोटे होते हैं और विभाजित किया गया, संघ के छोटे आधारों पर विभाजित किया गया। जैसे देखा जाए कोलडेटा संघ में स्तनधारी जो होती है, स्तनधारी एक वर्ग है। क्या एक वर्ग है। और देखा जाए गण क्या होता है, ऑर्डर, यह एक वर्ग से छोटा होता है। क्या वर्ग से छोटा होती है गण। और ये स्तनधारियों में प्राइमेंटस एक गण है, प्राइमेंटस एक गण है और ऑर्डर है जिसमें एक बंदर आती है, चिंपैंजी आती है, मानव आती है, गण में आती है। किस में आती है, गण में आती है। इनके बाद देखने को मिलेगा कुल, जिसको फैमिली बोलते हैं। गण में और गण को और छोटे समूहों को कुल में बांटा गया। क्या कुल में बांटा गया। गण को और छोटे समूह को जो है ना कुल में बांटा गया है, जिसका प्राइमेटस में से है। किस में से है, प्राइमेटस में है, जिसको होमिनिडे बोलते हैं। क्या होमिनिडे मानव में का कुल होती है। क्या होमिनिडे जो होती है मानव का कुल होती है। वंश क्या होती है, जीन जिसको बोलते हैं, कुल से छोटा होती है। क्या कुल से छोटा समूह होती है जिसमें संबंधित प्रजातियां शामिल होती हैं, जिसमें कई प्रजातियां शामिल होती हैं। जैसे देखा जाए मानव का वंश होमो है। क्या है, होमो है, मानव का वंश। इसके बाद होती है जाति, जो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है। वर्गीकरण का जो बांटा गया है सबसे छोटी इकाई है। यह एक जाति के जीव के आपस में प्रजनन करके उपजाऊ को संतान पैदा करते हैं। और मानव की जाति को स्पेनियस है। क्या मानव की जाति का स्पेनियस है। आप सभी को यह क्लास कैसी लगी और आज की क्लास में कहीं पे परेशानी हो समझने में पिछले क्लास के तुलना में, तो आप सभी कमेंट करके बताइए कि सर मुझे समझ में नहीं आया, या मुझे समझ में नहीं आया, ये क्लास फिर से होना चाहिए, या इसमें और डिटेल में आना चाहिए। PDF यानी कि
इमेज के साथ आना चाहिए। तो आप सभी कमेंट करिए, आप सभी के साथ बेहतरीन तरीक़ा से व्यवहार किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। और कंटेंट मिलने वाली है, क्या कंटेंट के साथ कॉन्सेप्ट भी मिलेंगे। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। और जाति के आधार पे किसको बांटा गया, मानव को बांटा गया, मानव प्रजनन को बांटा गया, और संतान जो पैदा होती हैं उनको मानव जाति का एक्सपीरियंस है, क्या है, एक्सपीरियंस है। ये क्लास का चैप्टर जो है फर्स्ट था, बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट था। ये पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, क्या टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इस फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या था, विविधता, क्या विविधता, जिसको डाइवर्सिटी बोलते हैं, क्या डाइवर्सिटी बोलते हैं। और यह चैप्टर आप सभी को समझने में कैसा लगा आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा। आप सभी को तभी बताया गया था 17 से 18 लाख जीवों का प्रगति हुई, उनके बारे में जाना पहचाना और उनके बारे में दिया गया। उसी तरह अभी भी खोज होते चल रहा है। तो आप सभी का कैसा लगा, धन्यवाद। आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।